डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी डायलॉग में बात बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब शायद 100 दिन से भी कम वक्त बचा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनावों की घोषणा हो, लेकिन चुनावों की घोषणा से पहले ही बिहार में तमाम मुद्दे और तमाम विवाद जो है वो खड़े हो रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव जो है वो पूरे देश को अपने चुनावी रंग में जैसे समेटता जा रहा है। और बिहार पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त बात बिहार की में शामिल हैं और हमसे बातचीत करने के लिए आइए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ संजय झा जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत स्वागत कीजिए संजय झा जी का तालियों के साथ। संजय झा जी हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे बात करें उससे पहले संजय झा जी का राजनीतिक जो सफर है, उनकी जो सियासी सफर है, उस पर निगाह डाल लेते हैं छोटे से एक पैकेज में। तो संजय झा जी का ये सियासी सफर था और इसीलिए हम कहते हैं संजय झा जी को, वो दरअसल मिथिलांचल के महारथी हैं और नीतीश कुमार जी के सारथी हैं। संजय जी, शुरुआत मुख्यमंत्री जी से ही हो जाए, क्योंकि मैंने कहा आप उनके सारथी हैं। आप लगभग जेडीयू में तमाम बड़े फैसलों में उनके शामिल होते हैं। नीतीश जी को लेकर विपक्ष अब कह रहा है भाई 20 साल हो गए, अब उनके चमक नहीं रहा, अब वो बड़ा चेहरा नहीं रहे, और ये जो है इस चुनावों में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि पूरा जो बिहार का ये चुनाव है, क्योंकि बिहार के चुनाव को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए जाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला था। हम लोग कहते हैं तो विपक्ष को परेशानी भी होती है, और ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो कोई बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ बिल्कुल गर्त में था जहाँ से वो शुरू किए। कोई भी पैरामीटर लीजिए, कोई चर्चा नहीं करेगा। हम लोग इसी दिल्ली में पढ़ते थे, बिहारी बोलने में शर्म लगता था। ये पूरा इमेज उस बिहार का हो गया था, जहाँ की वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। उस स्टेट का हाल ये हो गया कि हम लोगों को बिहारी बोलने में शर्म लगता था। वहाँ से नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करना शुरू किया। कोई भी पैरामीटर, रोड, बिजली, सड़क, पढ़ाई, स्कूल ड्रॉप आउट्स, इन्वेस्टमेंट, लोगों का कॉन्फिडेंस ही उस बिहार में नहीं बचा। किसी को बोलते तो बिहारी बोलने पर हंसता था, किसी को बोलिए कि बिहार में कुछ अच्छा होगा तो दुनिया को विश्वास नहीं था या देश को कि बिहार का भी कभी कुछ हो सकता है। वहाँ से शुरू करके आज बिहार हर एक पैरामीटर में, आज आप किसी भी पैरामीटर को देखिएगा, बिहार इतना बढ़िया काम वहाँ पर हुआ है 20 साल में। और सिर्फ एक आदमी, लीडरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला और नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। आज भी आप सर्वे करेंगे, 20 साल बाद भी आप कह रहे हैं 20 साल के बाद, हाँ। आज भी 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है कि लोगों को लगता है कि अगला 5 साल बिहार के लिए सबसे क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है कि एक बेस तो नीतीश कुमार और सरकार ने बना दिया, लेकिन एक जंप बिहार को और लेना, जो टॉप 10 स्टेट में बिहार आए, संभव है। वो इस नीतीश कुमार के रहते हुए कि बहुत दिन के बाद बिहार को ये मौका मिला है कि केंद्र में भी बिहार का से है और बिहार में भी सरकार है। ये अपॉर्चुनिटी 20 साल में नहीं मिला था बिहार। आप लोग हर बार हर चुनाव में यही कह के एक और जंप लेते हैं कि भाई 5 साल और 20 साल बहुत होते हैं। तो 20 साल में काम हुआ ना, वही तो कह रहा हूं कि इसलिए आपको बेस बता दिया कि उस बिहार में गड्ढा ही था। अगर हम कहते कि इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो 10 में नहीं संभव था। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, 4 घंटा बिजली नहीं रहता था। आप 5 बजे शाम के बाद बिहार में, ये सब सच्चाई है, 5 बजे शाम के बाद पटना में नहीं निकल सकते थे। अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात बोली, पत्रकारों की तरफ इशारा करके बोला, याद है, तो वो आप बार बार दौर याद दिला रहे हैं। क्या वो आपका इसलिए ताकि नहीं, दौर नहीं याद दिला रहे हैं, और इसलिए याद दिला रहे हैं कि इसको बनाने में बहुत समय लगा। आज जो लोग घूम रहे हैं उसको खराब करने में साल भर में फिर वो बैक टू स्क्वायर लेके चले जाएंगे। वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में ये सारा चीज मैं बता रहा हूं, जो बिहार का नाम लेने में शर्म लगता था। कौन लोग थे वो लोग? क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि
आज भी वहां पर मर्डर हो रहे हैं जो हमने देखा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि भाई पहले जो होता था मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है लालू जी का राज था, तब बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता याद दिलाते कि भाई मुख्यमंत्री आवास में सब कुछ होती थी डीलिंग। सच्चाई है भाई ना, 20 साल लंबा टाइम हुआ, आप ही बोल रहे हैं। 20 साल में बिहार में कोई जातीय दंगा हुआ, बिहार में कोई कम्युनल राइट हुआ, बिहार में बारिंग 1 2 दिन 4 दिन कभी 20 साल में कि कभी बिहार में कर्फ्यू लगा, बिहार में जो किडनैपिंग जो होता था पैसे के लिए 20 साल में कोई कहाँ नहीं मिली। क्राइम तो दिल्ली में होता है और नोएडा में होता है, लेकिन जो भी क्राइम हुआ, भाई भाई में जमीन के लिए झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को गोली मार देता है। जो भी क्राइम हुआ है जिसकी बात हो रही है, वो क्राइम पुलिस डिटेक्ट किया कि नहीं, क्रिमिनल पकड़ा के उसी से जज करेंगे ना किसी को। क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण किसी का, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है? बिहार में लोग, वो जो गाड़ी रहता था उसको ब्लैक शीशा लगा के, आप पूछिए ना लोगों से। और बताइए ना, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसको तो नहीं उसको तो आप लोग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री लालू जी के शासन लगा के और राइफल निकाल करके रोड पे चलते थे। आज किसी की हिम्मत है पूरे बिहार में ये काम कर ले? कोई घूम सकता है? रूल ऑफ लॉ है। आप लोग बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोलते ये बातें? अरे तो जमीन पे है ना, आप चलिए ना एक बार चल के देखिए जमीन पर। आज 12 बजे रात में पटना में लोग निकलते हैं सड़क पर, ये तो फैक्ट है ना। तो आप जाके घूमिएगा, देखिएगा। एक लड़की, हम तो, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, मैं इस बार देखा, मैं अपने गांव गया, अब मैं 11 बजे रात में जा रहा था, मैं देखा स्कूटी पर लड़की एक जा रही। अब ये सब बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस सरकार से पहले। हमको नहीं दिखता था कि कोई पटना में भी लड़की साइकिल चलाती थी। ये सब स्टोरी है 20 साल का। आज कोई गांव नहीं है जहां से 100-200 लड़की साइकिल चला के स्कूल नहीं जाती। ये साधारण बिहार के लिए बहुत बड़ा चेंज है ये सब। अच्छा, कहीं के लिए भी। आपने ये बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश जी के ऊपर कोई उनके दामन पे दाग नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, भाई भतीजावाद का उनका कोई मामला नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि अब नीतीश जी, मैं उस शब्द का बहुत डेरिवेटरी शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं, मैं समझ, देखिए ऐसा है। हाँ, वो कहते हैं कि अब जो है चीजें हो रही हैं, को कह रहे हैं कि दामाद आयोग बन गया है, पूरी तरह से भाई भतीजावाद शुरू हो गया। तेजस्वी यादव साहब, भाई भतीजावाद शुरू हो गया भाई। पूरे बिहार नीति 20 साल से यहाँ थे, और उससे पहले केंद्र में अटल जी के सरकार में मंत्री थे। वो 25 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। विपक्ष तो यही सब बोलेगा। आज तक कभी सुने हैं उनके परिवार से डिस्टेंट रिलेशन से कोई कहीं राजनीति में? अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। 25 साल 20 साल से मुख्यमंत्री बनना बिहार जैसे पॉलिटिकली इतना एजाइल स्टेट में साधारण बात नहीं है। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, जिस पार्टी में ऊपर से 5 पोस्ट खाली है। मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ जेडीयू का, मुख्यमंत्री जी के बाद वो प्रेसिडेंट है। ये कल्पना कोई कर सकता है? जिस पार्टी की बात कर सकता है, कोई बाहर से आके बन सकता है? ये सब परिवार में रिजर्व है सीट। नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया ना कि आप अपने काम करके अपने उससे आप कहीं पहुंच सकते हैं। ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन वहां तो परिवार के अलावा कुछ है नहीं। पर वो जो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन वही आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि अब नीतीश जी की कमान जो है, कुछ लोगों में आपका नाम लेते हैं, अशोक चौधरी जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि अब वो, मैं नया नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ नेताओं के दामाद जो है वो आयोग में बना दिए गए, तो उसको लेकर वो कहते हैं कि दामाद आयोग है, परिवारवाद वहां चल रहा है। क्या एक्सपेक्ट करता है? वो राजनीति का स्तर, अगर कोई अपने कैपेबिलिटी से किसी आयोग में गया तो उसको उसका एक बैकग्राउंड है जिसका कहानी कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। उसमें गया, उसको कोई पॉलिटिकली एक्टिव है या कोई और तरीके से एक्टिव है, वो कहीं किसी आयोग में गया, तो उसको लेकर के उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा पे बात ही नहीं। कभी आप पूछिए कि भाई जब आप सरकार में थे तो क्यों ये हाल था, तो कुछ नहीं बोले। और उस हिसाब से तो तेजस्वी यादव भी अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने जगह बनाई और वो एक्टिव हुए, इसलिए आए, तो फिर वो परिवारवाद वहाँ पे क्यों नहीं? नहीं, ये तो आयोग और एक पार्टी को लीड करना, वो तो अकेले हैं क्या? वो पूरा परिवार है। कोई लोकसभा में है, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है, एक भाई कोई मंत्री है, आगे और लाइन लगा हुआ है। तो परिवार की ही ना पार्टी है वो, मैं ये कह रहा हूँ, परिवार की ही पार्टी है। लेकिन मैं तो अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ। हमारे पार्टी में खास करके हम लोगों ने तो किसी परिवार के लोग परिवार में ही कोई अपने मेहनत से कहीं पहुंच गया, अलग बात है। लेकिन उस पार्टी में आप देखिएगा, इसके अलावा
माँ बाप भाई बहन, ये पूरा वो पोस्टर भी देखिएगा तो पहले 5-6 वो दिखाई पड़ेगा, उसके बाद ही कोई शुरू होता है। पर एक चीज अब ये डिमांड हो रही है कि उनके बेटे, नीतीश जी के बेटे निशांत जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि बड़े भाई निशांत जी को अब आना चाहिए, संभालना किसी चाहिए। की सलाह की जरूरत नहीं है। पर आपके सहयोगी हैं वो तो। अरे भाई कहा ना, हम लोग कहाँ किसी को एडवाइस दे रहे हैं उनको अपने पार्टी में क्या करना चाहिए। जी। जेडीयू नीतीश कुमार जी ने अपने खून पसीने से बनाया है, ये उनकी पार्टी है और आज वो नेता है। उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। आज भी बिहार के सबसे सम्मान्य नेता, रिस्पेक्टेड लीडर नीतीश कुमार जी हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, कल भी वो मुजफ्फरपुर में थे। हमको लगता है कि 20 साल का उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जितना उनका यात्रा रहा है बिहार में। पहले पटना में ही सब मुख्यमंत्री रहते थे, वो जाकर के गांव और जिला में रहना शुरू किए। उसका असर ये हुआ, जानना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट है अगर इम्प्लीमेंट हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री फिजिकली वहाँ पर जो खड़े रहते थे तो उससे चीज़ें स्पीड अप हुई। बिहार में तो सब कुछ खत्म कर दिया ना, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसे ही हो गया था। तो जब खुद मुख्यमंत्री जाके खड़े हो गए तो चीज़ें स्पीड अप हुई ग्राउंड पर। तो आज वो एक्टिव है और काम कर रहा है। कल इस पार्टी में क्या होना है, किसको आना है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, ये कॉल नीतीश जी को लेना। जब समय आएगा तो लेंगे, लेकिन एज ऑन डेट मैं आज की बात कर रहा हूँ। ही इज द लीडर, वही इस पार्टी के लीडर है, वही सर्वमान्य नेता है और आगे इस पार्टी में क्या होना है वही तय करेंगे। ये सही है कि सबका सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। पर यात्रा तो अब राहुल जी भी कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। राहुल जी को बिहार से क्या लेना देना है? बिहार को 1% भी जानते हैं वो? ये 5 साल में कितनी बार बिहार गए हो? बिहार के लोगों से क्या मतलब है उनको? अब चुनाव आ गया है तो यात्रा करने वो पैंट शर्ट पहन के पहुंच जाएंगे, तो उससे क्या लेना है बिहार को? इतना दिन सत्ता में रहे तो क्या किए बिहार के लिए? आज बिहार अगर 15 साल का हम लोग कार्यकाल कहते हैं, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें राहुल गांधी जी की भी पार्टी थी। अगर जंगल राज था, कोर्ट ने कहा, तो कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार थी। आपका मानते हैं उसके लिए कांग्रेस भी बराबर 100%? कैसे नहीं है? उस सरकार की पार्टी थी, पार्टनर थे उस सरकार में, सरकार में उनके मंत्री थे। अच्छा, चुनाव की बात में जब आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है पटना से लेकर दिल्ली तक, वो एसआईआर बना हुआ है। और वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लिस्ट आई है कि भाई जिसको कहा कि भाई इतने लोग मृतक हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 लोग ले आएंगे अगर, तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल आने वाली है आपके लिए। ऐसा है, संविधान का किताब लेके घूमने से तो आप संविधान नहीं समझ जाइएगा, उसको तो खोलकर पढ़ना भी पड़ेगा ना। संविधान ने चुनाव कराने का अधिकार किसको दिया है? चुनाव में से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन करने का अधिकार किसका है? इलेक्शन कमीशन का है कि नहीं? चुनाव से पहले लोगों का डेथ होता है कि नहीं होता? रिवाइज होगा कि नहीं होगा? मृत्यु जिसकी होगी वो रिवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसआईआर देश में पहली बार हो रहा है क्या? बिहार में एसआईआर 2003 में भी हुआ। रिकॉर्ड पे डाल दीजिए पूरा फैक्ट्स। 2003 में किसकी सरकार थी वहां पर? और उस समय भी 1 महीने का समय दिया गया। आज कहते हैं ना इतना कम टाइम कैसे? आज भी 1 महीना है। 2003 में भी जो एसआईआर हुआ वो 1 महीने का में ही हुआ। बिहार में जातीय गणना हम लोगों ने कराया, 15 दिन में हुआ। और उसमें है क्या कि जो भी 23-24 लाख लोगों का डेथ हो गया उनका नाम हटा दिया गया। 25-26 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए बिहार से, उनका नाम हटा दिया गया। और 7 लाख लोग से ज़्यादा लोगों का एक जगह से ज़्यादा जगह उनका वोट है, उनका नाम हटाया गया। अब 1 महीने का टाइम दिया गया। 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आपको किसी पर ऑब्जेक्शन है तो आ करके आप बताइए और उसको करेक्शन हो जाएगा। बीजेपी कहती है इसमें घुसपैठिए भी थे। जो भी हो, संविधान क्या कहता है? संविधान यही नहीं कहता है कि भारत का जो नागरिक होगा वही वोट दे सकता है। ठीक है। तो अगर आपका सिटीजनशिप का कागज मांगा जा रहा है, मांगेगा, उसमें तो क्या गलत है भाई? अगर बाहरी कोई है, कई तरह की खबरें, मैं सिर्फ कई तरह की खबरें आती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हुई है? देखिए, जब शुरू हुआ, क्योंकि अभी कई तरह की खबरें लगातार आ रही है। कोई नहीं, बिहार में जाकर पूछिए ना, ये मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि सब लोग, जो लोग मुद्दा बना रहे हैं तो अब खुद का तो करवा लिए जाकर, उनके जो समर्थक हैं वो करा लिए।
90% से ज़्यादा लोगों ने, और जो लोग का नहीं हुआ ऑलरेडी नहीं था, इसलिए उसका रिवीजन हुआ है। जब शुरू हुआ ये, तो मैंने अपने पार्टी में रिव्यू किया जी। और हम लोगों ने कहा कि 15 दिन में आप लोग जो भी हमारे बीएलओ हैं, ग्राउंड पे हैं, एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे और लगेगा कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स हैं, किन्हीं का कोई इशू है तो बताइए, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन में टाइम ले करके बात को जाकर रखेंगे। 15 दिन के बाद फिर पार्टी में मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और सब जगह से था कि नहीं, सब लोग जा रहे हैं और अपना अप्लाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है भाई, एक बार अगर वोटर लिस्ट का क्लीनिंग हो रहा है, अगर बोगस पोलिंग, ये भी काम है ना इलेक्शन कमीशन, नहीं हो, आज के ईवीएम उठाते रहता है। बिहार के में लोग भूल गए क्या बूथ कैप्चरिंग? बिहार तो इसी के लिए कोई गरीब वोट दे पाता था, 11 बजे पोलिंग खत्म हो जाता था, बूथ कैप्चर हो गया। कब बिहार में वोट सही से पड़ना शुरू हुआ? जब से ईवीएम आया। ठीक है, तो ईवीएम पर भी प्रश्न उठाता है। इसीलिए अब गया मुद्दा, 2024 में मोदी जी संविधान खतरे में डाल देंगे, 11 साल से प्रधानमंत्री है, लोगों को कंफ्यूज किए पूरा देश में, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ा चुनाव पर। अब संविधान ठीक हो गया, अब आ गया इलेक्शन कमीशन, तो हर एक समय उनको कोई मुद्दा, उसको कंडेम करो इलेक्शन कमीशन। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि अब चुनाव होगा, आपका गठबंधन है, सीट शेयरिंग एक बड़ा सरदर्द लगता है, क्योंकि जेडीयू की ओर से लगातार कहा जा रहा है भाई 110-112 सीटें जेडीयू लड़ेगी, 243 में उसके बाद 130 बची, बीजेपी है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान हैं, तो ये इतने सारी आपके सहयोगी हैं, कैसे ये फॉर्मूला निकालेंगे? 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, आपको पता चला कैसे सीट बट गया, चुनाव लड़ लिया, अलायंस हो गया? हमको नहीं लगता किसी को आइडिया भी लगा होगा। उसी तरह ये बहुत पुराना अलायंस है, खास करके जेडीयू बीजेपी का बड़ा ट्रस्टेड अलायंस है, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए तो बीच में झटके आते हैं, वो तो ठीक है, एब्रेशन है, मैं तो कह ही रहा हूँ, रहा है वो, लेकिन बिहार के बदलाव में दोनों पार्टी का एक लंबा एसोसिएशन रहा है। नीतीश कुमार जी आज भी जब बात होती है तो जब काम किए थे केंद्र में, उसको रिकॉल करते हैं जब मौका मिला था उनको, या बिहार में जब 2005 में बदलाव हुआ तो दोनों पार्टी साथ मिल करके बदलाव किए। तो इसलिए हम लोगों के सीट के इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्पस है बिहार का काम होना। पर जब नीतीश जी कहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो उनकी बात पे कितना, क्योंकि खबरें वो भी आती रहती हैं कि आज इससे मिलिए, कल उससे मिलिए, विपक्ष की ओर से बयान अब भी आते रहते हैं कि नीतीश जी शायद चुनाव के बाद जो है कहीं और चले जाएं, कुछ हो इस तरह की बातें। बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोगों का बहुत पुराना अलायंस है और बिल्कुल एक साथ हम लोग हैं, अभी भी सरकार चला रहे हैं और आगे भी हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बिहार में सरकार चलाएंगे। एक दो एबरेशन हुआ, लेकिन उन्होंने बार बार चीज़ को स्पष्ट कर दिया। अच्छा, मैं कुछ ऑडियंस से सवाल लूँगा, उससे पहले एक बात, क्योंकि आप बीजेपी में भी रहे हैं और उसके बाद जेडीयू में आए, आपका दिल ज़्यादा कहाँ लगता था? नहीं, मैं तो जेडीयू में दिल बिल्कुल, हम लोग को इसलिए लगता है कि जिस नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग के जनरेशन में हम लोगों ने दोनों साइड देखा है। मैंने कहा, मैं बिहार में तो जो था ही, जो बिहारी बाहर रहता था वो ज़्यादा अनुभव किया इस चीज़ को, तो हम लोगों ने वो फेज भी बिहार का देखा। तो ये अच्छा लगता है कि बिहार को एक लीडर मिला जो इतना बड़ा परसेप्शन, हम लोग को नहीं लगता था कि बिहार कभी सुधरेगा, सही बात, अपना बात भी कह रहा हूँ मैं, और उतना बड़ा चेंज कोई अमृत पी के तो कोई आया नहीं है। कभी तो नीतीश कुमार जी का भी इतिहास लिखा जाएगा, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद लिखा जाएगा। ये जो बिहार का जो 20 साल रहा है, या आगे का जो भी समय है, जो काम उनका रहा है, हम लोग के लाइफ टाइम में बिहार में इतना बड़ा गोल्डन पीरियड ही आप कह सकते हैं बिहार के लिए, साधारण काम बिहार के लिए नहीं किया। उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, नहीं भी कोई बोर्ड, अगर सड़क बनाए, बिजली दिए, कोई काम किए, तो यूनिवर्सल था, सबके इंटरेस्ट में। अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, सबसे बड़ा इशू था। ठीक है, वहां पर नहीं कर, तो नीतीश जी का बीजेपी के साथ जो कभी कभी थोड़ा बहुत दिखता है, उसमें एक बड़ा फैक्टर आता है, वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी तो पूरी तरह सेकुलर हैं, और बीजेपी में थोड़ा सा जो है वो कम्युनल एंगल लोग आरोप लगाते हैं,
और आपके ऊपर है कि आपने वहां जाकर भी नीतीश जी को जो है थोड़ा बीजेपी के रंग में रंग दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्फ पर जो बहस हुई थी उसमें आपने संसद में कहा था कि मैं भी बैठक में था, आपकी पार्टी में बहुत उठापटक हुई वक्फ को लेकर, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, आपने कहा आप भी बैठक में थे, नीतीश जी तो, और आपने सबने मिलकर समझाया कि वक्फ क्यों जरूरी है, जबकि फिर से कह रहा हूं आपकी पार्टी में कुछ लोगों का बड़ा विरोध था। ऐसा है कि सारा विचार मिलेगा तो एक ही पार्टी रहेगा, तो दो पार्टी क्यों होती है? विचार बहुत सारे इशूज पर हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड होता है जिस पे आप काम करते हैं, और यही अलायंस का पॉलिटिक्स है। लेकिन जहाँ तक वक्फ की बात है, वक्फ में आप ईमानदारी से बताइए कि वक्फ पे प्रॉपर्टी में जहाँ भी है, मैं तो बिहार को देखता हूँ कितने गरीब लोगों का फायदा हुआ है। पर्पस तो वही नहीं था, वक्फ करने का मतलब है उसी कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वक्फ होता है, उसके लिए चैरिटी के काम के लिए दिया जाता है। हम लोग तो पटना में देखा है कहाँ मॉल बन गया, कहाँ बिल्डिंग बन गया। जब मिले लोग, मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं भी साथ था वहाँ, उस कम्युनिटी के जो भी लीडर थे, और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जो भी मुद्दा है उसमें आपको जहाँ, ये पहली बार तो संशोधन वक्फ पे हुआ नहीं था, ये होता कि फर्स्ट, पहले भी संशोधन हुआ है कि आपको जो लगता है कि ये सब पॉइंट इसमें ठीक नहीं है, लॉजिक के साथ आप दीजिए, हम लोग बिल्कुल सरकार में बात रखेंगे। उस जेपीसी में हमारे मेंबर हैं, वहाँ पे बात रखेंगे। कुछ उनके कंसर्न थे वो रखे और उसको सरकार ने एडजस्ट किया, आपने सपोर्ट किया, उसके कारण मुस्लिम वोट आपका नीतीश कुमार का कहीं जाएगा नहीं तो छिटकेगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम नाराजगी हो सकती है। वोट की बात मैं नहीं करता हूँ, मुस्लिम वोट की हिंदू वोट, हम लोग तो अपने काम पर आज तक जो वोट मांगने गए हैं 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये नैरेटिव नीतीश जी ने बदला बिहार में कि हम लोग अपने काम के बल पर वोट लिए आज तक, जात के बोल पर, धर्म के नाम पर। मैं फिर कह रहा हूं, जो नीतीश कुमार को नहीं भी वोट देते हैं उनसे भी बात कीजिएगा तो कहेंगे काम तो यही कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा तो मैं कुछ ऑडियंस से ही बात कर लेता हूं। कुछ ऑडियंस से सवाल आएंगे। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो भी पूरी तरीके से बिहार में छाए हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार अगर जेडीयू अपने दम पर अधिक पार्टी पे वोट्स लेकर आती है, अपनी सीट कमाती है, तो वो बीजेपी के साथ छोड़ देगी? हम लोग तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एक साथ सरकार बनाएंगे हम लोग। उस तो बड़ा अलायंस में तो स्पष्ट है। खैर बीजेपी भी कहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई चर्चा है कि भाई बीजेपी अगर जेडीयू की सीटें कम आई तो बीजेपी चुनाव के बाद कोई उलटफेर कर सकती है। नहीं 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 नहीं, 2020 में हम लोगों का 43 सीट्स था और बीजेपी का 74 सीट था, बड़ा गैप था ना। और नीतीश जी ने बिल्कुल ऑफर कर दिया बीजेपी के लीडरशिप को कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। अच्छा, नीतीश जी ने कहा था बीजेपी को? अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उन्होंने ऑफर किया कि आपका ज्यादा सीट है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए और हम भी सरकार में हमारे लोग रहेंगे। बीजेपी ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके लीडरशिप में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। ये आप बड़ी बात भी एक हिस्ट्री है ना। हाँ, ये भी एक हिस्ट्री है, लेकिन बड़ी बात है। जी, जब से मैंने होश संभाला मैंने नीतीश कुमार जी को ही देखा है। मैं 21 साल की हूँ। उससे पहले मैंने सुने हैं लालू यादव जी के चर्चे, जो भी जंगल राज था या जो भी था। तो आप भी तो कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार जी भी तो लालू यादव जी का बस एक एग्जाम्पल देके उसके पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि हमारे बगल में एक एग्जाम्पल है कि देख लीजिए यूपी में योगी जी ने 10 साल में ही क्या से क्या कर दिखाया है। आपके पास भी तो 20 साल थे ना। 20 साल थे और बुलडोजर तो मेरे ख्याल से बिहार में ऐसा है। आपका सवाल आगे कई सवाल एक है। हाँ जी जी जी, हमें और सवाल है तो नहीं आप पहले इनका दे दीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ऐसा है इसके बाद कि जिस दरभंगा की बात कर रही थी, 9 घंटा में हम लोग बस से या गाड़ी से पहुंचते थे। आज दरभंगा में एयरपोर्ट है, दरभंगा में फ्लाइट जाता है। अब ये चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है। दरभंगा फ्लाइट जाता है डेली, इसी दिल्ली से। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दरभंगा भी फ्लाइट जाएगा। पर वो लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके, लॉ एंड ऑर्डर तो इससे अच्छा कहीं है ही अभी तो बहुत सारी घटनाएं हुई। मैं तो बताया आपको। हाँ, नोएडा में नहीं घटना होता है, दिल्ली में आप घटना नहीं होता है। नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में घुस के इस तरह से, अरे तो और दिन दहाड़े तो पकड़ा गया ना सब। 48 आवर्स में पकड़ा गया जितने लोग थे उसमें, और आपसी राइवलरी थे 2 ग्रुप की। ये क्राइम तो दुनिया में कहीं, आप अमेरिका में रोक सकते हैं क्या? कहाँ रोक सकते हैं मुझे बताइए। अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा क्रिमिनल को,
नहीं कोई वो हुआ, अगर कोई पॉलिटिकल लोग संरक्षण दे रहा है, या मैंने बताया कि 20 साल क्या में पहले पॉलिटिकल संरक्षण होता था? आप 100% छुप किसको नहीं पता है? यहां बैठ के बोलना, एक ग्राउंड पे चीजें जाके देखिए ना। 20 साल में मैंने बताया कि 20 साल में बिहार में बारिंग कहीं एक आध बार कहीं कर्फ्यू लगाना पड़ा हो तो लगाना पड़ा। बिहार जैसे इतना डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में कहाँ क्राइम बिहार में बढ़ गया है? लेकिन एक चीज जो युवा कह रहे हैं कि भाई अब भी उनको थोड़ा सा मन में मैं हिचकिचाहट होती है बताया दो बिहार बात का। आपको, हाँ, कि बिहार में जिस जगह की बात कर रहा है, आप गई थी, हम उसी दरभंगा में गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, मधुबनी गई थी और मुख्यमंत्री से आके मिली। अपने चीजों पर प्राइड भी करना चाहिए, कोई अच्छी बात है तो। और बोली कि बिहार के गांव का जो रोड देखा देश के किसी गांव से बेटर है। मैंने बताया कि दरभंगा में आज एम्स बन रहा है। कौन कल्पना करता कि दरभंगा में एम्स बनेगा? और स्टेट का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने यहाँ भी कुछ अच्छा हो रहा है, आंख के सामने फ्लाइट जा रहा है डायरेक्ट मुंबई से, दिल्ली से, उसी दरभंगा की बात कर रहा हूं मैं। कौन कल्पना करता था आज से 10 साल पहले दरभंगा में फ्लाइट जाएगा? चलिए, बिहार बदल रहा है, ये दावा संजय जी कर रहे हैं, पर अंत में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि नहीं, एक बात मैं ऐड करना, वो जी, इंपॉर्टेंट जी, बात है। जी। मजदूरी की बात होती है, पलायन की बात बिहार से होती है। एक उसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस सरकार रही। जब भी झारखंड और बिहार एक साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था। पता नहीं आप लोग कितना, सारा मिनरल्स झारखंड में था, लेकिन इस बिहार को कोई उसका एडवांटेज नहीं मिला था। कि कुछ एडिशनल जो इंडस्ट्री लगता। लैंडलॉक्ड स्टेट, कुछ जानकारी, ये सब भी फ्लड आता है नेपाल साइड से। अब चीजें बहुत कंटेन हुआ है, कंट्रोल हुआ है वहां पर। और मुझे ये 5 साल जो लगता है, अगला 5 साल जो बिहार का है, वो खास करके क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी, वो एक बड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा आपको। वो है इन्वेस्टमेंट में, ओके, इंडस्ट्री में। अभी आप मुजफ्फरपुर जाएंगे, बिहटा जाएंगे, वो प्रोसेस शुरू हो गया। लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर इशू था। ये एक बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ेगा जो अगले 5 साल में उद्योग के मामले में बिहार ठीक है। बहुत पर better सीटें करने कितनी आप मान के चलो? वो हम लोग कर लेंगे, उसके चिंता मत, कोई कर दिक्कत लेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि चिंता नहीं है, हो जाएगा और उसके बाद बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर और बढ़ेगा। ये संजय झा जी का दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे बीच आए। जोरदार तालियों के साथ संजय जी हमारे बीच आए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं हर पार्टी में जो कि खासम खास होते हैं, और अब वो खास कैसे बनते हैं उसका भी एक संघर्ष की भी कहानी होती है। कई बार कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जिसकी वजह से खास बन जाते हैं, और कई बार मेहनत जो है वो भी रंग लाती है। अब आरजेडी की जब हम बात करते हैं तो माना तो ये जाता है, मतलब ये हम नहीं कह रहे, लेकिन विरोधियों की तरफ से ये माना जाता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार का राज रहता है और वही रणनीति बनाते हैं, वही फैसले लेते हैं। लेकिन एक चेहरा आरजेडी में ऐसा भी है जो लालू यादव परिवार से नहीं है, लेकिन आज चर्चा में बहुत ज़्यादा है। राज्यसभा के सांसद हैं और माना जाता है कि तेजस्वी यादव, उनके पीछे यानी पर्दे के पीछे जो रणनीतियां बनती हैं उनके सलाहकार के तौर पर वो चेहरा इन्हीं का है। संजय यादव जी हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे बदली हुई राजनीति में आरजेडी आज कहां खड़ी है, इस चुनाव में चुनौती क्या है। लेकिन सबसे पहले जरा संजय जी के बारे में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में ये वीडियो देखते हैं। मैं संजय यादव। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों में अहम चेहरा हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। बीते करीब 1 दशक से संजय यादव राजद में सक्रिय हैं। 2020 में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरी चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया। संजय यादव ने हर विधानसभा सीट के लिए अलग रणनीति बनाई, जिससे पार्टी को मजबूत आधार मिला। संजय यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। पार्टी के भीतर विधायकों और कार्यकर्ताओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो संजय जी,
सफ़र आपका राजनीति में बहुत लंबा नहीं था, लेकिन लोग आप ही की पार्टी में ये भी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी खूबी रही जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ते हुए राज्यसभा में जाने का जो अवसर मिला वो आपको मिला। देखिए, ये सब निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय दल बोर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका अंतिम निर्णय होता है और उन्हीं को ही पार्टी अधिकृत करती है। और कम समय में 13-14 साल से हमने पार्टी के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम किया है। अभी भी हम एक छोटे से कार्यकर्ता ही हैं, अभी अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो इतने सारे हैं, बहुत वृद्ध भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनमें से भी चुनकर, वही तो मैंने पूछा, आप ही चुने गए, इसका मतलब कुछ ऐसी खास खूबी होगी। अब इस खूबी है या नहीं है, मैंने कहा इसका मूल्यांकन तो पार्टी करती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। और आप आते हैं हरियाणा से और बिहार में आपने अपने पैर जमा लिए। नहीं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, प्रादेशिक जनता दल नहीं है। हरियाणा में क्या है राष्ट्रीय जनता दल का स्कोप? राष्ट्रीय जनता दल है हमारी, झारखंड में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, सभी राज्यों में हमारी पार्टी की इकाई है। पश्चिम बंगाल में भी है, आसाम में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह चुनाव लड़ते हैं, हर जगह। और हमारी पार्टी एक समय राष्ट्रीय पार्टी भी रही है, 5 से अधिक राज्यों में हमारे माननीय विधायक भी रहे हैं। लेकिन आप सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं या रणनीतिकार के रूप में? कुछ तो बात है ना, तेजस्वी जी के सबसे खासम खास आप ही हैं आज की डेट में। नहीं, मैं एक सामान्य सा, मैंने पहले ही कहा, एक छोटा सा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं पार्टी के, उन्हीं में से एक हूँ, कोई अलग नहीं। अचानक से चर्चा में आए हैं संजय खास यादव नहीं जी। हूँ, इतना जरूर है। अचानक से चर्चा में आए हैं आप संजय यादव जी, अब आपको भी पता होगा आजकल चर्चा में क्यों चल रहे हैं आप। चर्चा में तो आप लोग लेके आते हैं, मैं तो अपने आप को कभी नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी आजकल जिससे बात करते हैं सबसे पहले आप ही का नाम आता है उनकी जुबान पर। तेज प्रताप जी हमारे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे करते हैं। अच्छा, इस मोहब्बत को क्या नाम दें जिसमें जयचंद कहकर पुकारा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लगातार वो कह रहे हैं कि कुछ जयचंदों की वजह से मैं अपने ही परिवार से अलग हुआ, पार्टी से अलग हुआ, और जब उनसे नाम पूछे जाते हैं तो उनमें से कुछ आपके नाम भी सामने आते हैं। मैं अभी सामने देख रहा हूँ डीडी डायलॉग का कार्यक्रम बात बिहार की, तो जो बिहार है 20 वर्षों से वहाँ एनडीए की सरकार है और 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, मतलब डबल इंजन सरकार है। तो ये डबल इंजन सरकार में हम बात, और हमारे नेता तेजस्वी जी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। बिहार के मुद्दे क्या हैं? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन। जो, और वो मुद्दों की बात क्यों करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य और विकास के तमाम सूचकांकों में बिहार सबसे पीछे है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों की है। मतलब बिहार की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है और जो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय है, उसमें 3 गुना का डिफरेंस है। देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का केवल 30% ही एक बिहारी की आय है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम देश में बिहार का है। प्रति व्यक्ति किसानों की आय देश में सबसे कम बिहार के किसानों की है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, 20 साल से वहाँ एनडीए की सरकार है। देश में स्कूलों में सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट बिहार का है। देश में जितने भी हमारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन का हो, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन हो, WHO का हो, उन सब पैमानों में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार में 30,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है। स्वास्थ्य कर्मी सबसे कम
आबादी के अनुसार हम देखें बिहार में है। बिहार में 534 प्रखंड है, उसमें से 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है देश का। 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष की आयु वर्ग में की जो आबादी है बिहार की वो 58% है। अगर 35% की बात करें तो वो 62-63% से अधिक है। आपने बात घुमा और उस नहीं, ये चूंकि बात बिहार की है इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूं। उस 58 बिहार में एक मिनट, लालू उस प्रसाद युवा- यादव का नहीं, जो रीमा परिवार जी, है सबसे बड़ा परिवार, और परिवारवाद बीजेपी जेडीयू के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है हर चुनाव में। इस चुनाव में भी वो बिल्कुल। परिवारवाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उनको पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया। अगर वो अपनी एक अलग पार्टी की बात कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आरजेडी की पोले खोल रहे हैं, तो ये बात बिहार की नहीं है। बिहार में 2 मुख्य गठबंधन है। एक इंडिया ब्लॉक का, उसमें भी अभी 6 पार्टियां हैं। एक एनडीए का, उसमें भी अभी 5 पार्टियां हैं। और आपने बात की परिवारवाद की, चिराग पासवान जी की पार्टी क्या है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी क्या है। उनके 4 विधायक है, उनमें एक उनकी समधन है, एक में उनकी पुत्र वधू है, एक उनका बेटा है, एक स्वयं है। अभी वो भी आएंगे, उनसे भी हाँ, पूछ लेंगे वही सवाल। कह रहे हैं। हाँ। चिराग जी अपने हैं, एक उनके जीजा सांसद है, एक उनके जीजा अभी आयोग के मेंबर बने हैं। में क्या बात परिवारवाद है? की बात है तो मैं नहीं, बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, 50% कैबिनेट वहां परिवारवादी, और नीतीश जी के 43 विधायक है, उसमें भी 50% परिवारवादी। जरूरी नहीं है कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है संजय यादव बन जाए। आपको बताएं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हाँ। तेजस्वी यादव कोई पैरासूट से नहीं जाते, वो लोगों के बीच में जाते हैं। 3 लाख मतदाताओं के बीच में जाते हैं। मतदाताओं के पास अलग गठबंधन भी होता है, प्रत्याशी भी होता है, वो जाते हैं और चुन के आते हैं। वो 2 बार 10 साल से विधायक हैं तो वो चुन के आए हैं। तेज प्रताप जी भी अगर विधायक 2 जगह से 2 चुनाव जीते हैं, दोनों अलग अलग जगह से सारे लोग जीते हैं। चुन के ही आते हैं। हाँ, नहीं, बहुत सारे तो सांसद अलग से बन के भी आ जाते हैं या एमएलसी बनते हैं। अब सम्राट चौधरी जैसे एमएलसी है, राज्यसभा में भी जो लोग आते सम्राट हैं वो चौधरी- चुनकर नहीं आते, उनको भेजा जाता है। नहीं, विधायक चुन के भेजते हैं। विधायकों को जनता चुनती बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ। मनोनीत नहीं है। हम मनोनीत नहीं है, इलेक्टेड है। वी आर नॉट सिलेक्टेड, वी आर इलेक्टेड। तो हम चुन के आए हैं। 42 विधायकों ने हमें चुना है और उन 42 विधायकों को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने चुना है। और 42 विधायकों को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, इनको हमें राज्यसभा भेजना है, इनको चुना जाएगा। तो वो आप थोड़ा सा, क्योंकि सबको बताना ये जरूरी है कि कैसे राज्यसभा में पहुंचते हैं। हाँ। आप इस तरह से मत बताइए कि चुनकर वोट डालकर जनता के बीच जाकर आते हैं। लेकिन ठीक है, विधायक को भी तो वो- पार्टी देती है। बिल्कुल, विधायक कौन सा अपने से सिंबल लेके जाता है? बिल्कुल उसको भी पार्टी विधायकों को देती है कहा विधायक। जाता है। लेकिन चलिए आगे बढ़िए ना, इस ये तो आपका कोई मुद्दा नहीं है, राज्यसभा में सभी लोग जाते हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, तेज प्रताप यादव अगर पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों के बारे में खुलकर बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ महिलाओं का कैसे अपमान किया जाता था, किस तरह से वहाँ पर सुनवाई नहीं होती थी, ऐसा सब होता है क्या सच में? क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतरी से कौन बता पाएगा? सबसे अधिक महिला विधायक राष्ट्रीय जनता दल की हैं। हमारी मेन विंग में जिला अध्यक्ष, महिला विंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेन विंग में सबसे अधिक जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल की हैं। आपकी पार्टी में क्या होता है? हमारी पार्टी में संघर्ष होता है, गरीब की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी देश की सबसे ऐसी देश की प्रथम पार्टी है जिसने संगठन में भी आरक्षण लागू कर रखा है। मतलब आबादी के अनुसार जितनी बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है उसके अनुपात में हमारी पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। उसी अनुपात में अति पिछड़ा वर्ग के हैं और अन्य वर्गों के हैं। देश में किसी पार्टी में नहीं है। थोड़ा सा आंकड़ों पर ही बात करें। बिल्कुल। 1990 और 2005 हाँ, इसके बीच में आरजेडी की सरकार में 29,000 किलोमीटर तक सीमित सड़कों का निर्माण होता था, जिसमें कि ग्रामीण सड़कों की हालत जो है वो सबके सामने थी। अब 2005 से 2020 की बात करें तो 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं
PMGSY के तहत, जिसमें जेडीयू बीजेपी की सरकार है। 2005 तक 22% गांवों में ही बिजली आती थी और अब 100% मतलब 100% गांव विद्युतीकरण के साथ जुड़ गए हैं। अब इन दोनों पर ही डेटा बता दीजिए, क्योंकि बात होती है ना आरजेडी के समय में क्या था। आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। नहीं, मैंने तो डेटा बताया, मैं आपसे जवाब चाह रही हूं। मैं डेटा का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ। 1990 में देश में ग्रामीण सड़कें थी, उस अनुपात में बिहार में क्या थी? 1990 में देश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी और बिहार की क्या थी? मैं आपको बता दूं, 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी, 1985 में भी सबसे कम थी, 1990 में भी सबसे कम थी, 2005 में भी सबसे कम थी और आज 2025 में बैठे हैं तो भी देश में सबसे कम है। इन दो चीजों पर नहीं पता। बिजली और सड़क। मैं सड़क पे भी आ रहा हूं। फिर आते हैं 2004 में, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब राष्ट्रीय जनता दल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और हमारी दिल्ली में भागीदारी हुई, तो हमारे 24 सांसद थे। 2004 से लेके 2009, 2005 में हमारी सरकार चली गई, वहां नीतीश जी मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2005 में। तो उस 2004 से 2009 के बीच बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का सहायता राशि पैकेज लालू जी ने बिहार को दिलाया, जिसमें 1 लाख से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, ठीक है, जो कि एनडीए की सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं बनी थी, वो बनी। और उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री आरजेडी के स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे। मनरेगा में वो 1 लाख किलोमीटर सड़कें जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो रघुवंश बाबू के बनी। उसी में मैंने कहा वो 26,000 किलोमीटर 2004 से 9 के बीच जो बनी, नहीं वो जो बनी, उनका के 15 साल में जर्जर में होगी थी, वो भी 17 महीने में आके तेजस्वी जी ने ठीक कराई। मतलब, एक तो वो हो गया। और नहीं, बिहार एक चीज और कहूंगा, डबल इंजन चाहिए। सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं, कहने का मतलब ये है ना। नहीं, सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं। 2004 से पहले क्या होता था, कोई भी राज्य किसी भी लैंडिंग एजेंसी से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली पैसा उधार नहीं ले सकता था। जब हम ये बात करते हैं तो बात करनी चाहिए कि 2005 में जब 1990 में लालू प्रसाद जी को बिहार मिला था, उस वक्त बिहार का 1800 करोड़ का कुल बजट था। 2005 में जब उन्होंने बिहार एनडीए के हाथ में सौंपा, उस वक्त 28,000 करोड़ का था। बजट का आकार 9.5 गुना बढ़ा। और अभी भी 2005 से लेकर 2025 में हम बैठे हैं, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, वो 9.5-10 गुना आकार बढ़ा है। तो वही तो इन्होंने कोई अलग से नहीं किया। नहीं, एक मिनट, जो मैं कह रहा हूं, लगता है कि डबल इंजन ही चाहिए इसका मतलब बिहार को? क्योंकि अगर केंद्र सरकार मदद ही नहीं करेगी तो फिर वही एक्सक्यूज आ जाएंगे। सिंगल इंजन में लालू जी ने 2 लाख करोड़ 5 साल में दिलाया। सिंगल इंजन में लालू जी ने बिहार को 2 लाख करोड़ 5 साल में दिया। हमारे वहां सिंगल इंजन था, वह तो एनडीए की सरकार थी ना, लेकिन लालू जी यहां थे। वो क्यों दिया, उसके लिए समझने की आवश्यकता है। लालू जी सकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक हमेशा उनकी कोई भी फेवरेबल सरकार नहीं रही। 96 से लेकर 98 जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो उस वक्त देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार जी गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तो जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो लालू जी ने किए। एक्सक्यूजेस में पड़ती है। नहीं, एक्सक्यूज नहीं, जनता ये सामान्य ज्ञान की जानकारी है कि इसलिए मैं बता रहा हूं, जनता के लिए बता रहा हूं कि 2004 से पहले राज्य किसी भी, अब तो राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक से सीधा उधार ले सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकती है, जायका से ले सकती है, ब्रिक्स से ले सकती है, नाबार्ड से ले सकती है। तो वो लालू जी ने ही यूपीए सरकार में आके हटवाया। और प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था लालू जी ने जब बिहार छोड़ा, और आज प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है बिहार पे? आज आपको पता है बिहार सरकार प्रतिदिन 66 करोड़ रुपए कर्ज का देती है। लालू जी के तो टाइम नहीं था। तो जब हम बात करते हैं, कोई भी तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो इन सब चीजों पे होना चाहिए कि उस वक्त क्या था। बिल्कुल होना चाहिए। तो और ये तो सड़कों का, और आपने बिजली की बात और की, सड़क की तो मैंने कह ली, अब बिजली की बात की। बिजली में जब आदरणीय सुशील शिंदे जी मंत्री रहे, उस वक्त उस योजना का नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। उस वक्त बिहार में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन भी दिया। इस एनडीए सरकार ने तो क्या किया, जो एनटीपीसी अपने स्टेट गवर्नमेंट के थे ना, वो प्लांट भी बंद कर दिए। आपको जान के हैरानी होगी, बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन बिहार सरकार की अपनी कोई उत्पादन इकाई नहीं है, वो खरीदती है। ठीक है। अब बात आपने बिजली की, फिर मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूं, बिहार की प्रति व्यक्ति खपत बिजली की बिहार की देश में सबसे कम है।
क्यों है, और जो बढ़ी भी वो 2004 से लेकर 2014 के दौर में आज बढ़ी। 100% है ना विद्युतीकरण। प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है, अच्छा खाली बिहार ही क्यों, उस वक्त में देश का अरे सर बात बिहार की कर रहे हैं हम। हाँ, बात बिहार की कर रहे हैं, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं ना हाँ। कि देश में 2005 में जो अन्य विकसित राज्य थे वहां भी 8 घंटे बिजली आती थी। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात समझ गई। प्रति लेकिन व्यक्ति बिजली की खपत कम है तो? एक वो मुद्दा जिसकी वजह से संजय यादव जी की पार्टी की छवि को पूरे देश में, पूरे विश्व में जिसकी बात की जाती है, हम जरा अब उसी मुद्दे पर आते हैं, जंगल राज। अब बिहार हैज बिकम अ लॉलेस स्टेट। मैं सिर्फ कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ूंगी, आप बताइएगा ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने। बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है व्यापारी के अपहरण और हत्या के मामले में, फिर बच्चों के अपहरण और फिरौती के मामले में 2005 में, फिर कोर्ट ने कहा सरकार और पुलिस प्रशासन की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी हो गई है और पूरा शासन वेंटिलेटर पर है। फिर एक और टिप्पणी करते हैं मुजफ्फरपुर के व्यवसायी अपहरण कांड को लेकर। अदालत ने कहा राज्य में कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। ऐसी मेरे पास अभी 7-8 और टिप्पणियां हैं जो कि कोर्ट की तरफ से कहा गया, और उसी में अंत में फिर एक और टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बिहार अराजकता और जंगल राज की ओर खिसक रहा है। यदि केंद्र ने हस्तक्षेप नहीं किया और नहीं करता तो स्थिति और भयावह हो जाती। आपने 7-8 इन टिप्पणियां सबको आपने बता दीजिए, इससे इमेज क्या बनेगी आरजेडी आपने की? कोर्ट की 7-8 टिप्पणियां पढ़ी हैं? अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं, बहुत लंबी है क्योंकि मैंने सिर्फ 5 मेरे मुंह जबानी ऐसी 70-80 टिप्पणियां याद हैं जो एनडीए के सरकार के प्रति कोर्ट ने कही हैं। एक ही का जिक्र करूंगा, आपने मुजफ्फरपुर के व्यवसायी का जिक्र किया। मुजफ्फरपुर में 2017 में बालिका गृह कांड हुआ जहां 30 से अधिक हमारी नाबालिग बेटियों और बच्चियों के साथ ऐसा सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसका हम बखान नहीं कर सकते। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के बारे में कहा कि इनह्यूमन, हाईली इनसेंसिटिव, और ऐसी ऐसी टिप्पणी की कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सरकार की, और इट लुक्स लाइक देयर इज, होता ना कि एक तो बैड गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस, इट सीम्स लाइक देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। ऐसी ऐसी टिप्पणियां हुई हैं। अभी भी आपने देखा व्यवसायी की हत्या हो रही है, घर में घुस के मार रहे हैं। अब आंकड़ों की वो हुई धारणा नहीं, ये तो कोर्ट की टिप्पणियां हैं। हाँ, उसी पे मारो। कोर्ट की टिप्पणी है। कोर्ट की टिप्पणियां बताए ना, ऐसी धारणा 70-80 तो हैं। विपक्ष की धारणा हो ऐसी गई। 70-80 टिप्पणियां। 1990 से लेकर 2005 जब बिहार झारखंड एक था, जब 54 जिले थे, इनसे तो 38 जिले नहीं संभाले जा रहे, तो कोई भी लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता ना। कोई कह देगा कि ये है तो वो नहीं होगा ना। तो मतलब कोई जंगल राज नहीं था आपके जंगल शासन राज में। नहीं अगर होता, देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सच्चाई यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ तो आदमी जानेगा नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार की रात सच्चाई। के 12 बजे लड़की अकेले सड़क पर घूम पाती थी उस वक्त, क्यों नहीं घूम स्कूटी पाती थी? चलाकर। अभी थोड़ी देर उस टाइम पहले स्कूटी नहीं, स्कूटर होता था। हाँ, स्कूटर चलाती थी। स्कूटी होती नहीं थी। अब स्कूटर और स्कूटी में इतना क्या नहीं, वो फर्क है। लेकिन रात के 12 बजे चल पाती थी लड़की। लड़कियां स्कूटर कम चलाती थी ना, स्कूटर ज्यादा चलाती हैं। हाँ। और उस टाइम पर सर उस टाइम पर कैपिटा क्या नहीं, थी, per वो capita मेरा की बात मुद्दा नहीं कर रहा, नहीं है। प्रति व्यक्ति मैं स्कूटर जानना पूरे देश चाहती में हूँ कितने रात थे? के 12 बजे क्या बिहार में, पटना जैसी जगह पर भी आपके शासनकाल में लड़कियां आराम से घूम पाती थी, निकल पाती थी? बिल्कुल घूम पाती थी, अच्छा, पढ़ती भी थी। यहाँ दिल्ली में जितने एंकर हैं या टीवी स्टूडियोज में आईएएस आईपीएस हैं या जो महिलाएं हैं, उस वक्त वही ना पढ़ी हैं, पटना में ही, पटना में ना निकली हैं, और कहीं बाहर थोड़ी पढ़ी हैं। पढ़ने के लिए तो मैं- दिन में मैं जाना वो पड़ता था। धारणा मैं की बात रात कर को रहा हूं ना। 12 बजे की बात अच्छा, कर रही हूँ। ये आप आंकड़ों से बताएंगे ना। मैंने कहा अपहरण अब ज्यादा हुए हैं ना, अपहरण अब ज्यादा हुए हैं ना, तो हम लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलती। चलिए, ये आपका डेटा है। पहले मैं जरा एक दो सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद अभी तक की चर्चा में जो मैंने सुना कि मेरे को पता चला कि आप तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं और खास साथी भी उनके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एसआईआर की अभी रिपोर्ट आई थी उसका तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से बाइकआउट करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर रिपोर्ट आई उसमें तकरीबन 32 लाख जो वोटर्स है वो काटे गए हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव को जो इलेक्शन है उसका बाइकआउट करेंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि जनता उनकी तरफ नहीं आना चाहती इसलिए वो बाइकआउट करना चाहता है, फिर कुछ और कारण रहा उसके पीछे? एसआईआर की एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 25 जून को, ठीक है। हाँ, और उन्होंने कहा 25 जुलाई तक हम इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। इसमें ये पूरी प्रक्रिया करते हैं बीएलओज। तो बिहार में जब ये
SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो 77,895 बूथ थे। उसमें से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिर 30 जुलाई से तो BLOs की इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग रख रखी थी, 4-5 दिन तो उनकी ट्रेनिंग में चले गए। हम मान लें कि 1 जुलाई से वो प्रक्रिया शुरू की। उस 73,895 बूथ में से 20,000 से अधिक ऐसे बूथ थे कि इस 20 दिन से अधिक ये प्रक्रिया चली, उन बूथों पे BLO नहीं थे। नंबर 1, जब उन बूथ पे BLO नहीं है तो किसी के घर, मान लो आपके घर गहन पुनरीक्षण होना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है, तो आपके घर BLO जाएगा, वो पता करेगा कि आपके घर में कितने मतदाता हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेगा। लेकिन आपकी जानकारी, उन्होंने ये बात क्यों की? क्योंकि 1% मतदाताओं के पास भी 7,90,00,000 के आसपास मतदाता थे बिहार में, उसमें से 1% के पास भी BLOs फिजिकली नहीं गए वेरीफाई करने। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, 52,000 समथिंग, हमारे हैं 48,000 समथिंग। तो सबका आजकल ऑनलाइन, आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल है, कॉल सेंटर्स हैं, पता करते हैं कोई कहीं नहीं गया BLOs। आपने मीडिया में भी विजुअल सब देखे होंगे। अब वो कोई गया नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप एक मतदाता के घर पे 3 बार विजिट करेंगे, वो मिले या ना मिले। तो उनका भौतिक सत्यापन हुआ नहीं 1% का भी। अगर BLO हम मान लेते हैं कि सब जगह गए, बिहार में 2,97,00,000 परिवार हैं, उन 2,97,00,000 परिवारों के घर गए, मान लो आपके घर में 5 वोट हैं, गए तो चुनाव आयोग की SOP है कि अगर मैंने आपसे फॉर्म लिया है, इन्यूमरेशन फॉर्म लिया, गणना प्रपत्र, तो मैं आपको BLO, मैं अगर BLO तो आपको 2 फॉर्म दूंगा, एक फॉर्म भर के आप मेरे को देंगे, एक मैं आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दूंगा, जिसको पावती बोलते हैं। वो पूरे बिहार में 1% मतदाताओं को भी BLOs ने वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी है। तो उसमें विसंगतियां हैं, धांधली है, हेराफेरी है। तो हम बार बार हम इस SIR प्रक्रिया के विरोध में नहीं है। ठीक है, हमारा ये था कि ये पारदर्शी तरीके से, और 8 करोड़ लोग जो हैं, 2,97,00,000 परिवारों में आप जाएंगे तो उसमें तो जो उनके BLOs हैं, नंबर ऑफ BLOs, वो जा ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा 20 दिन तो 20,000 से अधिक बूथों पे BLOs ही नहीं थे। तो फिर इन्होंने कहा कि हमारे 1 लाख वॉलंटियर्स हैं, फिर उन्होंने बढ़ा के 4 लाख वॉलंटियर्स किया। तो हमने कहा भाई आपके वॉलंटियर्स हैं तो उनकी सूची सार्वजनिक करो कि कौन वॉलंटियर्स हैं, हम भी जाने। वो चुनाव आयोग ने आज तक नहीं की। तो दिल्ली में चुनाव आयोग से सब विपक्षी दल मिले, पटना में हम मिलने, स्वयं मैं उस बैठक में था। हमारी कुछ शंकाएं थी, चिंताएं थी, शिकायतें थी, सुझाव था। हमने चुनाव आयोग से कहा, उन्होंने एक भी हमारी उस चिंता को, शिकायत को या सुझाव को कंसिडर नहीं किया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमने कहा वो ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर आखिर में हम लोग कोर्ट में चले गए। जैसे कोर्ट में डेट लगी, आज चुनाव आयोग ने कह दिया कि आज 30% आ गए, अगले दिन का आज 46% आ गए। वो विजुअल्स भी देखे होंगे, BLOs को फिर एक जगह बिठा दिया। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पुराने जो वोटर लिस्ट थी वो डाउनलोड की और अपलोड कर दी। नहीं, एक जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर समरी रिवीजन हमेशा चलता है। तो अक्टूबर 24 सितंबर से शुरू हुआ और 7 जनवरी तक चला। उसमें चुनाव आयोग ने 4.5 लाख लोग वोट काटे, जिसमें लोग मर जाते हैं, कुछ लोग शिफ्ट कर जाते हैं। वो 7 जनवरी को लेटेस्ट वोटर लिस्ट अपडेट हुई। अब 24 जून तक, इस 5 महीने में आप कह रहे हैं कि 70 लाख वोटर ही नहीं थे, जिसमें से 35 लाख लोग मर गए। तो जनवरी में तो आप 4.5 लाख थे, आपने लेटेस्ट अपडेट किया था। हम मान भी लेते हैं आपकी बात चुनाव आयोग की कि 35 लाख लोग मर गए, हमें उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 35 लाख लोग आपने ये मानना कि मर गए, तो उसका आपने आधार क्या? बिहार का बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार होता है जो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। आजकल बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाती है, ऐसे कोई डेथ किसी की होती है तो डेथ सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है। हाँ, ये तो सब आप लोगों ने जाकर बता ही दिया है। इतनी डेथ हुई नहीं है, तो आपने कैसे मानना कि इतने लोग मर गए? ठीक है, तो वो सोचिए, आप सार्वजनिक कीजिए। आप कह रहे हैं शिफ्ट कर गए। आप मान लो बिहार से हैं, 1 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो उसमें भी रहता है कि BLO 3 बार आपके घर जाएगा, आप नहीं भी मिले तो कोई घर पे गया ही नहीं, तो आप कैसे मान रहे हैं कि शिफ्ट किए हैं? किस आधार पे आप मान रहे हैं? लेकिन संजय जी, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। भरोसा है तभी तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं ना। तो लेकिन अच्छा, हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, वी आर ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, हम उनके एक साझेदार है, भागीदार तो है। क्या जैसे राहुल तो अगर मेरी शंकाएं हैं, राहुल मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर में 5 वोटर हैं, हारने और जीतने के और बाद दिखा देंगे कि मेरा भाई मर गया है, हैं। ऐसे थोड़ी दिखा देगा। इस बात बिहार के चुनाव EVM पर सवाल खड़े करते हैं हारने के बाद। क्या बिहार में जो भी नतीजे आएंगे उसको स्वीकार करेंगे आप? EVM
को दोष नहीं ठहराएंगे? नहीं, उससे पहले तो जो अभी मतदाता सूची आएगी जिसमें 25 जून तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, जिसमें से इन्होंने 70 लाख छांट दिए हैं। देखिए, हम भी सिस्टम में रहे हैं, पहले से लोगों ने कहा है कि देखिए चुनाव आयोग का टारगेट है 10 से 15% वोट काटेंगे, वो एक टारगेटेड टास्क तो वो है। वोट आप ही के होंगे, क्या पता बीजेपी के भी हो सकते हैं, जेडीयू के भी हो सकते हैं, कल आएगी तो हम देखेंगे ना। मैंने कहा ना, हाँ, आजकल तो सॉफ्टवेयर है, और वैसे भी वो 7 जनवरी वाली भी सूची हमारे पास है, ये भी है। वोट तो पता नहीं होता ना कौन किसको दे रहा है। चलते चलते मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, युवा जनसंख्या, हमारे बीच में इतने युवा बैठे हैं, राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सबसे बड़े युवा नेता हैं या तेजस्वी यादव? क्योंकि आपकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आपने कहा। हाँ, हमारी पार्टी, कौन सबसे बड़ा युवा नेता हमारी है? पार्टी अभी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नहीं है, नाम में राष्ट्रीय है। अरे सर बताइए ना। हाँ। और देश भर में राहुल गांधी हैं, और बिहार में, झारखंड में, उत्तर भारत में वहाँ तेजस्वी जी हैं। स्वाभाविक सी बात है, दोनों। क्योंकि हमारा चिराग पासवान कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट है, हर गली मोहल्ले में नेशनली पुरानी मूवमेंट की पार्टी, आजादी की पार्टी है, तो इसमें स्वाभाविक है। ठीक है। और मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे अगर आपकी सरकार बनती है? डेफिनेटली, नो इफ एंड बट। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर तौर पर बात बिहार की, लेकिन क्योंकि आप राज्यसभा से आते हैं और तमाम बातें आपने बेबाक तरीके से की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार। बिहार में इस बार महागठबंधन आखिर क्या करने वाला है, अंदर चल क्या रहा है महागठबंधन में, और खासकर सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी सुगबुगाहट है। कांग्रेस पार्टी आखिर कहां पर स्टैंड करती है बिहार में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा भाई है वो तो आरजेडी है, और आरजेडी पूरी तरीके से बार्गेनिंग भी कर रही है। तो अब जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार के वोटरों के बीच में, तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीद कितनी है? एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ रूबरू करने के लिए मौजूद है, रंजीत रंजन जी। इनकी बुलंद आवाज संसद में सुनाई देती है, कांग्रेस की तेज तर्रार आवाज, महिला नेत्री, और इस वक्त राज्यसभा की सांसद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डीडी डायलॉग में बात करने के लिए। भले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, लेकिन बुलंद आवाज जो है वो बिहार से आती है। रंजीत जी, हम शुरुआत करें, लेकिन एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। रंजीत रंजन कांग्रेस की प्रमुख राजनेता है। रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं। वो लॉन टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं। शादी के बाद वो सक्रिय राजनीति में आई। रंजीत रंजन बिहार के सुपौल और सहरसा से सांसद रह चुकी हैं। 2022 में कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नामित किया। रंजीत रंजन कांग्रेस संसदीय दल की सचिव हैं। बुलेट चलाकर अक्सर संसद पहुंचने वाली रंजीत रंजन अपनी खास स्टाइल के लिए सुर्खियां बटोरती रही हैं। जैसा कि रंजीत जी हमने कहा, तेज तर्रार आवाज, लग रहा है कि वर्सेटाइल भी हैं आप। कभी आप बुलेट चलाकर पार्लियामेंट पहुंच जाती हैं, कभी आप अपने वोटर्स के बीच में भी इसी तरह वोट लेने के लिए पहुंचती। कांग्रेस में ऐसी आवाजें अब कम हो गई हैं क्या? नहीं, देखिए, वर्सेटाइल क्यों बोलते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि हर वुमेन वर्सेटाइल होती है, डायनामिक होती है, और कुछ का दिख जाता है, कुछ का नहीं दिख जाता है। और नेचुरली जब आप क्षेत्र में होते हो तो आप उनके जैसे होते हो, कभी आप अपने जैसे होते हो, कभी आप काम के साथ होते हो। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस है तो मुझे लगता है इसलिए ही वर्सेटाइल है, डायनामिक बचा हुआ है। और वुमेन का रिस्पेक्ट जो मैंने अपनी पार्टी में देखा है, 30 साल हो गए मुझे राजनीति में, तो आई प्राउड माय पार्टी की उसमें वुमेन को जेंडर इक्वालिटी की तरह देखते हैं और समान मानते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ऐसे नेता बचे हैं, कांग्रेस में ही नेता बचे हैं। कांग्रेस में ही एक दो एग्जाम्पल दीजिए। अगर हम बिहार की बात करें तो कहाँ पर है कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिहार में? देखिए, ये इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, सिचुएशन है। और अनफॉर्चुनेट है कि अब लगभग 30-35 साल हो गए हमने इंडिपेंडेंट
चांस नहीं लिया पार्टी के लिए। सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि हम अलायंस में है, इंडिया गठबंधन में है, और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बंगाल में है, दिल्ली में था, तो कई प्रदेशों में है जिसमें हम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे भी कंटिन्यू 4 चुनाव लड़े, सुपौल से लड़ी, सहरसा से लड़ी, कैंपेन किया, बहुत कुछ देखा। लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लोग कांग्रेस के लिए वोट करना चाहते हैं। हाँ, अभी हम गठबंधन में हैं, गठबंधन के मजबूत साथी है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि कांग्रेस वहाँ ख़त्म है। जब मौका मिलेगा तो कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। लेकिन कांग्रेस को लोग वोट करना चाहते हैं तो करते क्यों नहीं है? देखिए, मैं कहूँगी कि अभी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की राजनीति होती है और लोग 2 धड़ों में बंटकर वोट देते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अभी इस टाइम इलेक्शन है और ये सिचुएशन है कि हमारा जो मेन ओपोनेंट है वो एनडीए है, और इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना है। क्यों नहीं है, इसका आंसर इसमें भी है कि कांग्रेस ने हमेशा आइडियोलॉजी की राजनीति की है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं की है। और इस वक्त जो लोग सेंट्रल में है, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, चाहे आप एसआईआर को देख ले, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर देख ले, चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट देख ले, चाहे आप महंगाई देख ले, चाहे आप पलायन देख ले, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम देख ले, अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हम आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस कहते हैं ना, घर का जो सबसे बड़ा होता है वो घर को सहेजने के लिए कंप्रोमाइज़ करता है। तो आई थिंक बिहार में हम अभी घर को संभालने के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद ही कहा कि 30 साल से 40 साल से तमाम जो स्थितियां रही बिहार की और कांग्रेस की जो स्थिति रही, क्या आपको लगता है एक नेतृत्व का अभाव और दूसरा रणनीति जो भी बनती है वो गलत बनती है? देखिए, नेतृत्व का अभाव नहीं है, हम नेतृत्व दिखा नहीं रहे हैं। रणनीति का अभाव नहीं है, हम अभी अलायंस में हैं। इसके अलावा अभी इससे ज़्यादा मेरे पास उत्तर नहीं है इसके लिए। लेकिन जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, आपको लगता है वो सही मुद्दे हैं? बिल्कुल, आप बिहार के लोगों से पूछिए, क्योंकि हम लोग भी बिहार की राजनीति करें। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो बिहार ने मुझे सिखाया है। वहाँ पलायन मेजर मुद्दा है, शिक्षा नीति को दुरुस्त करना मेजर मुद्दा है, बेरोजगारी मेजर मुद्दा है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मेजर मुद्दा है, करप्शन मेजर मुद्दा है, इवन ड्राई स्टेट होने के कारण अब वहाँ पे ड्रग्स आ चुके हैं, वो मेजर मुद्दा है। और राहुल जी ने जब से जाना शुरू किया है, लोगों के बीच पहुंचना शुरू किया है, शिक्षा नीति को लेकर बात करनी शुरू की है, महिलाओं को जो मान योजना हम लोगों ने 2500 का अनाउंस किया वो शुरू किया है, लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया है, तो एक अलग तरह का जोश बिहार वासियों में दिखने को मिला है। क्योंकि वहाँ का यूथ राहुल जी को कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि राहुल जी पेपर लीक की बात कर रहे हैं, 3 साल में आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, आपको सही वक्त पे 3 साल में डिग्री मिलती है, वहाँ 5 साल में मिल रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यूथ उनसे कनेक्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आज का बिहार कांग्रेस को देख रहा है, राहुल गांधी जी को अपने लीडर की तरह देख रहा है। राहुल गांधी को बिहार अपना लीडर की तरह देख रहा है, मतलब आप चूंकि बिहार का पूछ रही थी, पूरा देश राहुल गांधी को लीडर की तरह देखता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब से उन्होंने बिहार जाना शुरू किया है, जो बिहार में कांग्रेस की सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसमें एक नया तरह का चमक आया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बिहार जाना ज़्यादा शुरू किया। तो 2024 का चुनाव तो अभी खत्म हुआ है। अगर देश राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्वीकार कर रहा था, देख रहा था, तो कांग्रेस की स्थिति कुछ क्या बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो पूरे देश में यात्रा की थी। देखिए, 2024 में हम 100 सीट लेकर आए, 99 बीजेपी 100 हो ही गए थे, 99 मान लीजिए। बीजेपी 400 का नारा लगा रही थी, उन्होंने बस अपनी गवर्नमेंट बचाने का काम किया, हमें बसाखी कर रहे थे, खुद बसाखी पे आ गए। राहुल जी ने 2 नारे दिए थे, एक संविधान को बचाने का, एक ओबीसी रिजर्वेशन का।
तीसरा जो बेरोजगारी चल रही है, जो सिचुएशन है, ये पूरे देश को बेचने का काम कर रहा है। लोगों को समझ में आया। निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि अभी भी हम और मजबूती के साथ अगर अलायंस लड़ती, आपस का कम्युनिकेशन और बेहतर होता ऑल ओवर इंडिया में, तो हम और बेहतर प्रदर्शन करते। हाँ, मानूंगी कि हमारे कैंडिडेट के चुनने में कई जगह पे गलतियां हुई, और अच्छे कैंडिडेट चुनते और अच्छा सिलेक्शन होता, जहाँ पे जिसकी हिस्सेदारी मजबूती से ज़्यादा बेहतर बन रही थी, अगर उस पर और ध्यान देते तो हमारी, मेरे ख्याल से 150 से ऊपर कांग्रेस की सीट होती। तो ये जो गलतियां आप स्वीकार कर रहे हैं, ये गलतियां आपके जो नेतृत्व के लोग हैं वहां तक, इसीलिए कई लोग जो छोड़ कर जाते हैं वो कहते हैं वहां तक बात ही नहीं पहुंचा पाते अपनी, वो समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई है। देखिए, ये मैं जो बात कर रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो समीक्षा हुई और हमारे लीडरान ने जो ये एक्सेप्ट किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये CWC में बात हुई, जब हमारा अधिवेशन हुआ तब बात हुई, जब हम लोग सब कांग्रेसी बैठते हैं तब बात हुई, और सब ने एक्सेप्ट किया। और क्या गलतियां हुई वो दोबारा नहीं दोहराई जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने क्योंकि SIR की बात अभी बीच में उठाई थी, राहुल गांधी ऑलरेडी कह रहे हैं कि बिहार में तो वोट चोरी हो चुका है। अब अभी वोट पड़े नहीं है, अभी तो चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू ही हो रही है, अभी तो पीक पर भी नहीं पहुंची है। पहले से पहले हार मान लेना और ये कहना कि बिहार का चुनाव तो बीजेपी की झोली में चला गया, वोट चोरी हो गए, ये एक तरीके से लूजर वाली बात नहीं हो गई कि पहले से ही वोटर को बता दिया हमें वोट मत दो क्योंकि वोट तो चला गया? बिल्कुल लूजर वाली बात नहीं है, उल्टा पहले से वोटर को भी अलर्ट करने वाली बात है और पहले से ही लड़ने की बात है। क्योंकि वोट चोरी तो एक्चुअली महाराष्ट्र से हो गई, वहां पे उन्होंने 40 लाख वोट बढ़ाए। कैंडिडेट का भी राइट होता है, किसी भी पार्टी का राइट होता है, चुनाव आयोग से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका कर्तव्य है कि आपका आंसर दे। उन्होंने नहीं दिया, ना फुटेज दिया, ना कैमरा दिखाया, किस जगह पे बढ़ा वो भी नहीं दिया। हरियाणा में चोरी हुआ, कई जगह पे चोरी हुआ। अब ये अभी तो इन्होंने निशाना कर्नाटक पे हुआ, निशाना मारा है बिहार पे, उसके बाद असम है, उसके बाद बिहार है, और अभी तो 90 लाख वोटर बिहार से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग आप 36 लाख को लापता बोल रहे हो, 22 लाख को डेथ बोल रहे हो, 7 लाख को डबल बोल रहे हो, 65 लाख का आंकड़ा तो अभी दे रहे हो। और आप लोगों को भी मालूम है किस किस तरह से ट्रैक्टर के नाम से, डॉग के नाम से। और अगर आप जमीनी हकीकत में देखेंगे तो अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 99% फॉर्म सबमिट कर लिए। और अगर आप BLO से पूछोगे, और अगर एक आम आदमी गवर्नमेंट की वेबसाइट से अलग, एक तो आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर पे देख सको कि आप सबमिट कर चुके हो, आपको BLO को ही पकड़ना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट में सिर्फ 30% सबमिटेड फॉर्म दिखा रहा है। मैं आपके दूरदर्शन पे बोल रही हूँ, चुनाव को पूछिए कि BLO से पूछे। तो राहुल गांधी जी तो अलर्ट कर रहे हैं ये कि जो बेईमानी होगी उसको होने नहीं देना है। और अगर बीजेपी को NDA की हिम्मत है तो SIR पर डिस्कशन कराए ना। अब ये SIR पर आपने 2 ट्रैक्टर और डॉग, ये 2 वाले एग्जाम्पल दिए, दोनों के बारे में फैक्ट चेक किया गया और खुद चुनाव आयोग की तरफ से फैक्ट चेक होकर आया कि ये इसमें साजिश की बू आ रही है। और ये तो ऑपोजिशन वाले ही है जो ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं तथ्य। मैंने जस्ट जोक कहा, डॉग और ट्रैक्टर इज नॉट आवर इशू, और ये कोई मेजर नहीं है, ये जोक है ना। एक वो 2 वो जाने फेक है कि AI है। एक महिला 25 साल की है, उसको 60 साल दिखा दिया जाता है। एक महिला सीता देवी है, उसको सीताराम दिखा दिया जाता है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट इशू। लेकिन 36 लाख लोग लापता हैं, ड्रोन से खोज रहे हो क्या? 25 तारीख को लास्ट डेट था और 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि 97% को हमने वेरिफिकेशन कर लिया और उस वक्त 20 लाख लापता थे। तो 2 दिन में क्या वो ड्रोन से खोज रहे थे क्या? क्योंकि मोदी है तो सब संभव है। तो हम तो उनकी चोरियां दिखा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। उल्टा राहुल गांधी जी ऐसे है जो सिंगल पर्सन जो उनके पोल खोल रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है।
लोगों को आगाह होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस को जिताने का काम नहीं है, ये तो हमारा लोकतंत्र का हिस्सा है। ये तो लोकतंत्र की आप हत्या कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप बोल दीजिए ना कि भाई जो बीजेपी को वोट नहीं देता है आपको वोट ही नहीं डालना। इसीलिए ये आप जो लोकतंत्र की बात करें, बीजेपी ने तो साफ कह दिया ना कि जब कर्नाटक में चोरी हुई है तो कर्नाटक से शुरुआत कर लेते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया पहले इस्तीफा दे दें, वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर वहां भी ऐसा गलती हुई है तो कर्नाटक में क्यों सरकार बनी हुई है? देखिए, आप बोलिए उनको महाराष्ट्र से इस्तीफा दिलवाए, हम तो कर्नाटक से शुरुआत क्यों ना हो? हम किसी से इस्तीफे की बात नहीं कर रहे। ये हर चीज को बीजेपी मजाक में ले जाके मुद्दे को डाइवर्ट करती है। हम कह रहे हैं आज भी वहीं पे हम लोग स्टिक है, स्टैंड लिया हुआ है। 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में कैसे बढ़ा? डू यू हैव एनी प्रूफ? वेरिफिकेशन इन राइटिंग में चुनाव आयोग दे। अभी बिहार में 65 लाख को निकाला, 36 लाख लापता है। डू यू हैव एनी प्रूफ? आप बीएलओ और चुनाव आयोग की स्टेटमेंट में इतना डिफरेंसेस क्यों है? तो वही तो बात होती है ना रंजीत जी की जहां पर बीजेपी की सरकार है हमेशा जांच वहीं क्यों हो? कर्नाटक पे और अगर बात आती है, तेलंगाना पर अगर बात आती है तो उनको क्यों छोड़ दिया जाए? किसने बोला छोड़ दिया जाए? ये वहां तो कांग्रेस की सरकार है ये ना। ऑल ओवर इंडिया को एसआईआर, हम कह रहे हैं हमें एसआईआर के वेरिफिकेशन कराने के तरीके पे ऑब्जेक्शन है। मतलब अब सिर्फ बिहार का मामला है? नॉट ओनली बिहार। आपने अनाउंस किया है और हमें उससे पहले मालूम था बिहार के बाद आप बंगाल और असम में आएंगे। बिल्कुल, और आपने अनाउंस दोनों मामले अलग अलग हैं। ये मामला अलग हो गया, महाराष्ट्र का मामला अलग हो गया और कर्नाटक का मामला अलग हो गया। दोनों मामले अलग हैं। आपने एसआईआर किया, आपकी नियत सेम है। आपने कहीं घटाना है, कहीं बढ़ाना है, आपकी नियत सेम है, आपकी नियत में खोट है। आप एनडीए के वोट को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के वोट को घटाना चाहते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की नियत में खोट है या बीजेपी की? क्योंकि काम तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना। इलेक्शन कमीशन, ईडी, जिनको हम लोग इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा बोलते हैं, ये जितने भी स्वतंत्र स्तंभ कहे जाते हैं, क्या वो स्वतंत्र है क्या? कि देखिए, हाँ, डिफरेंसेस ये है कि जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं और किसी पार्टी में काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की बात के लिए काम कर रहे हैं। आई वॉज स्पोर्ट्स पर्सन और मैं अच्छा कर रही थी। मेरे घर में ऊपर वाले की कृपा से रोटी के लिए मैं पॉलिटिक्स को चुनूं ऐसा नहीं है, और मैक्सिमम कांग्रेस में लोग ऐसे ही हैं। समाज सेवा कर रहे हैं। आज के बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो ठीक है, 10 में से 2 लोग पावर के लिए आ सकते हैं, हाईलाइट होने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप 55 साल के कांग्रेस के इतिहास को देखें, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ की आईआईटी, यहाँ के एम्स, आज जितनी नीतियां आपने मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया। बीजेपी लेके चल रही है, किसकी दी हुई है? कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो एक तरीके से लगभग किनारे पर है, इसीलिए आरजेडी जो है वो दिखा रही है आईना, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या तमाम चीजों को लेकर के हो। कोई चेहरा क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा कांग्रेस पार्टी का? फिर मैं रिपीट करूंगी कि हमारी मजबूरी है। आपका चेहरा तो दिख रहा है, मैं और चेहरों की बात कर रही हूं। हम अलायंस में है और अलायंस का रिश्ता बना रहे, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये हमारे जो पार्टी के आला कमान है वो तय करते हैं। लेकिन हाँ, पार्टी कमजोर नहीं है, हमारी सिचुएशन कमजोर हम कह सकते हैं। हम अलायंस में है और जहाँ जिसकी भागीदारी मजबूत होती है हम वहाँ पे उसी तरीके से काम करते हैं। निश्चित तौर से पार्टी कंटिन्यू अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बिहार में भी काम कर रही है। रंजीत जी, सोशल मीडिया में देख रही थी आपके इंटरव्यू से पहले, आज सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पर कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया, भगवा आतंकवाद का नारा दिया, वो आज माफ़ी मांगेंगे और सदन के पटल पर क्या माफ़ी मांगेंगे? मुझे बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। ये बीजेपी का ट्रैप नहीं है। हम लोग देश की राजनीति करते हैं, कांग्रेस देश के संविधान की राजनीति करती है और हमें सिखाया गया है संविधान ने कि हम एक पूरे माला में हर जात धर्म के लोग हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। और अभी हमारी पार्टी को भी एहसास हुआ
कि ओबीसी की जो हिस्सेदारी है, जो होनी चाहिए, वो बहुत कम है। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन का काम, ये जो मैदान है, ये भाजपा का मैदान है। जब उनको 15 लाख पॉकेट में नहीं आए, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई, तो बिहार में अनाउंस कर आए थे ना। हम उनसे जब पूछते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया क्या, वो पोलराइज करते हैं। हम कहते हैं 15 लाख आए क्या, वो पोलराइज करते हैं। हम कहते हैं शिक्षा नीति अब डबल इंजन की सरकार है, अब बिहार में लगातार क्राइम क्यों हो रहा है? सरेआम अच्छे हॉस्पिटल में क्रिमिनल ऐसे पहुंचता है जैसे उसको गार्ड लेके जा रहा, आइए और गोली मार के जाइए और खुलेआम जाइए। बलात्कार ऐसे हो रहे हैं, बालिका गृह कांड ऐसे हो रहे हैं, शेल्टर होम में ऐसे बच्चियां गायब हो रही हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार से जब हम ये पूछते हैं ना कि ड्राई स्टेट में आज 12 साल का बच्चा भी, ये मैं एज अ मदर बोल रही हूँ, ये फैक्ट है कि आप उसकी आंखें देखेंगे ना, आज 300 रुपए में वहां पे ड्रग्स मिल रहा है और वहां के बच्चे कह रहे हैं, यंगस्टर कह रहे हैं कि भाई दारू में तो 900 रुपए लग जाते थे, अब तो 300 रुपए में 6 दिन हम नशे में रहते हैं। ये बातें करो तो पोलराइजेशन की बात करते हैं। बिहार देख रहा है और उन्हें शर्म आ रही है और पूरे देश को शर्म आ रही है। जिस दिन ये बात बिहार वासियों को खटकनी शुरू हो गई है और खटकने लगी ना, उनको बिहार में खड़े नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश को एक नया शब्द दिया गया, भगवा आतंकवाद, जिसको लेकर इतना तहलका मचा। पहली बार लोगों को लगा कि किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर नहीं बोलना है। ये सवाल छोड़ दें। मुझे अब मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे शर्म आ रही है ऐसी पॉलिसी पे, और अब लोग समझ रहे हैं इस पॉलिसी को, भाजपा की इस पॉलिसी को कांग्रेस ने नीति बना ली है कि इस मुद्दे पर नहीं जवाब देना, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान का रिस्पेक्ट करते हैं। आतंकवादी आतंकवादी है, उसकी ना कोई जात है ना धर्म है। कोई भी आतंकवादी होगा वो आतंकवादी होगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस का नाम है। तो बेसिकली ऐसे बयानों से भविष्य में बचना चाहिए, किसी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, बीजेपी खुद बोलती है, खुद उकसाती है, खुद उगलवाती है, ये उनका एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा लोगों को सुरक्षित और अच्छी कमाई देना है। चलिए एक सवाल पीछे जल्दी से। मेरा एक सवाल है कि फिर कांग्रेस की बिहार के चुनाव में क्या रणनीति है, वो किस रणनीति के साथ में उतर रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो चलो थोड़ी सी जनयात्रा कर ली और कुछ रैलियां मेरे ख्याल से भी कमी की हैं, तो और जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू तो अपनी रणनीति के साथ में वहाँ पर मैदान में उतर गए हैं, तो आपकी पर्सनली, कांग्रेस की पर्सनली क्या रणनीति होगी और वो किस रणनीति के साथ में उतरेगी? बस यही सवाल है। तो हमारी रणनीति आपको चुनाव मैदान में हमारे भाषणों में दिखेगी। हमारी स्कीमें जो ऑलरेडी हमने अनाउंस की है, हम महिला मान योजना कर रहे हैं। हमारा जो रणनीति में हम बिहार के लिए पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक और महिलाओं को सुदृढ़ करना, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। चलिए जल्दी से एक सवाल पीछे। सवाल मेरा बिहार और उसके विकास को लेके है, क्योंकि अभी की जो सरकार है, पिछली सरकार ये विकास तो कर रही है, विकास की सौगात बिहार को मिल रही है, लेकिन ये क्योंकि लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे, कि जैसा कि एक करप्शन मुद्दा है, रोड बन रहे हैं, रोड टिक नहीं रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज टूट जा रहे हैं बनते के तहत। तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है आगे, इस पर कैसे ध्यान देगी, करप्शन को कैसे कंट्रोल करना चाहती? देखिए, इसके लिए तो आप बहुत यंग हैं, युवा हैं। आई होप आप कांग्रेस को लेकर आओ बिहार में, तब हम दिखाएंगे कि हम काम कैसे करते हैं। अकेले कांग्रेस लड़े तो सही चुनाव, तभी तो लेकर आए। अकेले कहाँ, 4 सीटें, 5 सीटों से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? रंजीत जी, मैं अनुभव शुक्ला हूँ। मेरा एक सवाल है, उद्धव ठाकरे आपके सहयोगी हैं, वो महाराष्ट्र में कहते हैं कि हिंदी बोलो, नहीं बोलते हैं तो मारते हैं बिहार के लोगों को। इस पर आपका क्या स्टैंड, और क्या उनसे कहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? कहेंगे नहीं, कह रहे हैं, आपके चैनल से कह रहे हैं। किसी भी प्रदेश में अगर बिहार के लोग जाते हैं और कोई भी व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति बोलता है, मेरा राइट हैंड है, कि आपका अधिकार नहीं है,
तो बिल्कुल उसका अधिकार है। वो गलत बोल रहे हैं, आपके माध्यम से कह रही हूं। नहीं लगता कि जो क्षत्रिय छत्रप हैं, जो क्षत्रिय पार्टियां हैं, उनको कांग्रेस हमेशा कमज़ोर करती रही। जब भी आपको सफलता मिली हिमाचल में, कर्नाटका में, ड्राइविंग सीट लपकने की जो कोशिश है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति कमज़ोर होती गई। और नीतीश जी को ऐसा नहीं लगता कि छोड़कर, वो तो सिर्फ कन्वेनर बनना चाहते थे, छोड़कर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी। नीतीश जी को कौन छोड़ सकता है, कौन ला सकता है? वो तो 9 बार खुद उन्होंने कभी इधर किया। थोड़ा अकाउंटेबिलिटी और लॉयल्टी तो होनी चाहिए ना। कहीं पर तो आप स्टिक होंगे ना। उनका तो फेविकॉल ही नहीं है कि वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। तो कांग्रेस कैसे उन पे फेथ कर सकती है? इसमें कांग्रेस का मेरे ख्याल से कोई रोल ही नहीं है। ये तो नीतीश बाबू तय करते हैं। और जो आप कह रहे हैं छत्रपत, आप उल्टा कह रहे हैं। कांग्रेस को रीजनल पार्टी ने कमज़ोर किया और एक टाइम पे कांग्रेस ने आपको स्टेज दी। अनफॉर्चुनेट है कि जब वो समय था कि हमें रीजनल पार्टी को हेल्प लेनी पड़ी, तो उल्टा हमने अपनी स्पेस दी, जिसका आज हम भुगतान भुगत रहे हैं। रियलिटी तो ये है। लेकिन अच्छी बात है रंजीत जी कि आपने बहुत सारी गलतियां, अगर पार्टी के फ्रंट पर कुछ हो भी रही हैं और हुई हैं, उन गलतियों को स्वीकारा। लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने के लिए आप अगर कुछ करें तब वो बड़ी बात होगी, जो कि अभी तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी डायलॉग में शिरकत करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखी। थैंक यू। डीडी डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डीडी डायलॉग में बात बिहार की हो रही है। और बिहार में जहां 20 साल से नीतीश कुमार जो है वहां मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन इस बार विपक्ष खम ठोक रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार तो नीतीश जी को सत्ता से हटाना ही है। विपक्ष की ओर से कई दिग्गज जो है वो मैदान में हैं। और इन सब के बीच एक और शख्सियत है बिहार में जो बड़े मुखर होकर बिहार के तमाम मुद्दों पर बोलते हैं और चुनावों में खूब जो हैं उनके बयान जो है चर्चा में भी आते हैं और पूरे बिहार में वो दिखाई भी देते हैं। ऐसी शख्सियत हैं पप्पू यादव जी, सांसद हैं बिहार के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी डीडी न्यूज के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पप्पू यादव जी हमारे साथ आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। इससे पहले उनसे इस डीडी डायलॉग में चर्चा शुरू करें, जरा पप्पू यादव जी के जो सियासी सफर है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से लोकसभा पहुंचे। पप्पू यादव अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे दर्शक आपका स्वागत कर रहे हैं। आपकी लोकप्रियता है, आपको हराने के लिए जो है कांग्रेस का उम्मीदवार भी था, मतलब कांग्रेस भी जिस पार्टी को आप कहते हैं एक तरह से कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, कांग्रेस कहां से आ गया? 13 में कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव सभी लोग थे। इसलिए आपकी लेकिन मैं हराने के लिए तो बच्चे से लोग लगे हुए हैं। हाँ नहीं ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जहाँ गरीब होगा वहाँ हार का कहाँ गुंजाइश? वो ठीक है, ईश्वर करे आप गरीबों की सेवा करते रहो, गरीब आपको ऐसी जिताते रहे। लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव की पप्पू जी बात करूं तो ये तो तय, आपने खुला ऐलान कर रखा है कि एनडीए को हराना है, नीतीश कुमार जी को हटाना है, लेकिन जिताना किसको है इस चुनाव में? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे ऐलान से नए ऐलान से कुछ नहीं होगा। पहले आप इस चीज़ को समझिए। पूरी दुनिया में, देश में, पहले हम आते हैं कि देश में चंडीगढ़ का पर कैपिटा इनकम है 2,63,000। गोवा जाइएगा तो वहाँ 2,33,000। महाराष्ट्र जाइएगा तो वहाँ 2,11,000। झारखंड जाइएगा तो वहाँ 63,000, अति लगभग 80-63,000 के बीच। अब यहाँ आइए तो 55,000, 60,000 यूपी। और बिहार जाइए तो 33,000 पर कैपिटा इनकम। अब 60,000 के बीच में डोरेशन है। पर कैपिटा इनकम इस बिहार की, उसको आप पहले मूल्यांकन करिए। 20-30 सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से, लगभग 15 और 20, 25-30 सालों से आपकी कोई पूंजी निवेश नहीं हुई। 1.2% पूंजी निवेश हुआ मात्र। अब 2,80,00,000 लगभग लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं और 82 लाख लगभग बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो एक तरफ 82, एक तरफ 2,62,65 के 67 के लगभग। ये 2014 के बाद, अब फिर 2014 के पहले आप बिहार में लगभग, जब एम्स जाइएगा
तो 80% लोग बिहार के यहाँ इलाज कराने आते। ठीक है। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, और जब जो लोग जाते हैं बिहार का सौदा करने लगते हैं, हर आदमी द्वारकाधीश से आया हूँ, मैं जदवंश हूँ और मैं बिहार को विशेष राज दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं विशेष पैकेज दूंगा। आप बिहार में एक IIM, एक IIT, जब झारखंड से बंटवारा हुआ, एक ही माँ समतुल्ला को मैं छोड़ दूं तो एक स्कूल है मात्र। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी घट गई। 40 मील हुआ करता था चीनी मिल, और आज 9 चीनी मिल है। हम 40% चीनी देश को देते थे, हम आज 4% चीनी इस कंट्री को देते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा मखान है 92.3%। हमारे पास डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा मक्का है मिनिमम 88.3%। हमारे पास सबसे ज़्यादा नदी है गंगा से लेकर के कोसी, कमला से गंडक, महानंदा से केहर, कनहर, सोन से लेकर के लगभग 33-34 नदियाँ हैं। 2 और 3 नदियाँ से ज़्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं है। 34 नदियों के होने के बाद सबसे ज़्यादा मोती पहले पहने जाते थे बिहार के, अब मोती गायब हो गए। सबसे ज़्यादा मछली बिहार में उत्पादन होता है, लेकिन हम साउथ का मछली खरीद के खाते हैं। सबसे ज़्यादा दलहन हमारे यहाँ होता है। सबसे ज़्यादा डेनमार्क के बाद दूध बिहार में होता है। एक दूध की फैक्ट्री खुली गुजरात में, दूसरा खुला बिहार के मधुबनी के फुलपरास में, मधुपुर में। हमारी मधुपुर की फैक्ट्री आज से 40 साल 46 साल पहले बंद हो गई। हमारे यहाँ डालमिया नगर से लेकर के सिल्क मिल, जूट मिल, पेपर मिल, लगभग जितनी फैक्ट्रियाँ थी, बंदूक फैक्ट्रियाँ, इर्मी, पहले ये सारी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस के रीजन में खुली। एक फैक्ट्री आज तक सिंगल फैक्ट्री कोई खोला नहीं, जितनी फैक्ट्री आप देख रहे हो। 11 साल के अंदर फैक्ट्री हम करते रह गए। हमारे पास IIT नहीं आता। हमारे पास बाढ़ 73% प्रभावित है। ठीक है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा हालात और बुरी परिस्थितियों में हम जीते हैं। सर कौन जिम्मेदार है? ये तो बिहार, जब चुनाव का बात बिहार की हो रही है, कौन नेता? कौन नेता? एवरीवन एंड एवरीबॉडी। और जात वहाँ की जनता को कोई मतलब नहीं है विकास से। जब किसान का आंदोलन होगा तो बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। UPSC का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। SSC का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। जब BPSC का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। चोरी करने की आदत, चोरी करवाने की आदत, आप कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए। अभी चुनाव आया तो ममता को 2000 कर दिया गया, 3000। अभी आशा को कर दिया गया कि आशा 300 रुपया से हम 600 रुपया पर गैनी जो यदि लाएगा तो हम 600 रुपया दे देंगे। अब आप इसको समझिए, इसको इस हल्के रूप में मत लीजिए। नहीं, पर वो तो हर राज्य में हो रहा है ना बापू जी, हर राज्य में आजकल राजनीति में यही हो रहा है। चुनाव से पहले घोषणाएं हो जाती है, तो बिहार भी उसी रास्ते पर है। अच्छा, पब्लिक भी उसी रास्ते पर है। पब्लिक तो है। यहाँ दिल्ली की औरतें और दिल्ली की पढ़े लिखे लड़का और लड़कियां और बड़े घराना फ्री ट्रेन में और बस में जाना चाहते हैं। फिर आप बिहार के लोगों को दोष क्यों दे रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ भैया, ये आदत चुनाव आते ही आप जो खैरात बांटते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, इससे बढ़िया देश में पर कैपिटा इनकम मिनिमम मेरी सोच है कि हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 28,000 से 32,000 और ऊपर, कम से कम 48,040 से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं खैरात बांटने का, ये तो उन्हीं नेता ने शुरू की जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी जी ने चुनाव में कहा था खटाखट 1 तारीख को आपके अकाउंट में खटाखट। मेरी बात आप समझिए, जो दिखता है सो बिकता है। पब्लिक मुद्दे छोड़ दिए। इस कंट्री में विकास पर कभी वोट पड़ी नहीं, कभी नहीं। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, दीपावली, पट्टेदार, अल्पेश, मंडल, कमंडल, मस्जिद, मंदिर, जिन्ना, पाकिस्तान, तलाक, NRC और वक्फ।
आप सर पहले तो सुन लीजिए। नहीं जो आप कह रहे मेरा सवाल जो आपने कहा इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हो उसकी समझ पर। अच्छा, पर यही जनता पर मेरा सवाल पूरा हो जाए सर पर यही जनता पप्पू यादव को बार बार जिता रही है। तो पूर्णिया की जनता ठीक होगी, मधेपुर की जनता ठीक होगी, दिल्ली में लोग उस पर वोट देंगे। मेरी बात तो सुनिए ना। बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं जनता या नहीं जनता, आप इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। इस कंट्री में विकास के मुद्दों पर मनमोहन सिंह जी जब सेकेंड बार बने, आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ फूड एंड राइट ऑफ हेल्थ एंड न्यूक्लियर पर जब समझौता हुआ, जिसके चलते आज आपके पास पावर है, अमेरिका से दूसरी कोई समझौता नहीं हुई, तो सेकेंड बार जब वो चुनाव लड़े तो पहली बार मनरेगा जो सबसे बड़ी योजना थी और आरटीआई एंड राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ, कॉमन एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो अशोक गहलोत की सरकार ने राइट ऑफ हेल्थ को सबसे पहले लाया। मेरा सवाल तो लीजिए सर चुनाव के संदर्भ में मेरा बिहार के बारे में कुछ जानते अरे सर नहीं, आपको अरे मैं तो कह रहा हूं बिहार के बारे में आप सब जानते हैं, मैंने कब कहा मैं जानता हूं? आप बिहार के जमीन से जुड़े नेता हैं, ये दुनिया जानती है, इसीलिए आप बार बार चुनाव जीतते हैं। नहीं, हमको चुनाव नहीं जीतना है। नहीं तो फिर हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, पूरे घर घर कोरोना को रेमडेसिविर नहीं पहुंचा दिए। बिल्कुल ठीक। हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, दिल्ली में 3 महीने का खाना नहीं पहुंचा दिए। सर मैं आपसे हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, भारत के सब अस्पताल नहीं गए। आप बिल्कुल जीते हुए थे। कौन चुनाव से क्या लेना देना पप्पू यादव को? कुछ नहीं। चुनाव बाहर था तो हम चुनाव जीते हुए थे। चुनाव लड़ते तो 11 दिन सोए नहीं थे, हर घर खाना पहुंचा रहे थे। सर आप इसीलिए चुनाव जीतते हैं ना, क्योंकि आप जनता की सेवा करते हैं। भैया आप एक बात समझिए, बताइए, नेता बनना हो ना, आप कुछ पद पर जाना हो तो दुष्टई और धुरतई करना जरूरी होता है। मतलब बड़ा जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। तो आप भी तो बड़े नेता हैं। हमको कौन, हम नेता होते तो हम मुख्यमंत्री होते, आप बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री होते। हम नेता होते तो हम हद हो गया भैया। बिहार के आप इतने बड़े नेता हैं और आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। हमको काहे का नेता भैया? हाँ। कौन पूछने के लिए दिन भर रात मजदूरी करते हैं। हवा के पहले और एम्बुलेंस के पहले कोई घटना घटती है, कोई मरता है तो चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये नेता करता है सब। नहीं आप नेता तो ट्वीट कर देगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए ना सर, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप ये सब धंधा नेता करता है। नहीं ठीक है, नेता घर से निकलता है। आप बिहार के बारे में बहुत जानते हैं। आप नेता लोग तो बाबा के इर्द गिर्द घूमता है। अब माल कमाओ, वाशिंग पाउडर निर्मा चश्मा को लगाए, जो दिखता है सो बिकता है भाई। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक या सब। अब तो नया यूथ सब जो है बैठले बैठले गरिया देता है। नहीं पर उसकी ताकत भी है, क्योंकि उसके कारण लोग ये जान पाए, इसी सोशल मीडिया के कारण लोग जान पाए कि पप्पू यादव कोरोना में सबको रेमडेसिविर दे रहे थे। ये भी तो है ना। सुनिए ना मेरी बात, बोलिए। सोशल मीडिया के बदौलत जान पाए। हम 22 घंटा नहीं सोते। तो लोग पूछा कि कैसे नहीं सोते हैं, तो हम बोले भैया ये मोबाइल मेरा पर्सनल है, ये जब तक चले समझना हम जगल है, और जब सुबह खुल जाए तो समझना जग गए। तो ये तो झूठ नहीं बोलेगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने शुरुआत में सवाल किया क्योंकि बात बिहार की हो रही है, चुनाव की हो रही है, थोड़ा तो चुनाव पे बात होनी चाहिए। अच्छा एक बात अब पप्पू यादव एक वहां के बड़े नेता, आप माने ना माने हम तो मानते हैं। अच्छा चुनाव का क्या मतलब? क्यों भैया बिहार से किसी को मतलब है? क्यों नहीं मतलब है सर? किसी को मतलब? क्या बात कर रहे हैं सर उठा करके देख लीजिए, पूरे देश में बिहार चुनाव की चर्चा है। हिंदुस्तान के बाद बिहार, पूरे देश में बिहार चुनाव, हिंदुस्तान के पहले का बिहार, आजाद हिंदुस्तान के बाद का बिहार और आज का बिहार। सर मैंने आपको पहले ही कहा, हमने आपको पहले ही कहा कि हम दुनिया को हम मछली दे सकते हैं, दुनिया को मखान दे सकते हैं, दुनिया को मक्का दे सकते हैं, दुनिया को हम मिल्क प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। सर हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया। आपका मुद्दा क्या होगा? आप भी तो जनता के बीच जाओगे। मेरा मुद्दा आप हमसे पूछिएगा ना, तो मेरा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा इकोनॉमी, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा पलायन को रोकना, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा मेडिकल और एजुकेशन सरकार को दुनिया का नंबर 1 करना, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा स्कॉलर, मेरा है। मुद्दा होगा पेंशन। तो सर आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए आप किसकी सरकार बिहार में लाना चाहते हैं वो तो बताइए। बिहार की जनता चाहती है, हमारे चाहने से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चाहती है। बिहार की जनता चाहती है एक ऐसा सरकार, ऐसे लोग जो सिर्फ जात पात की बात ना करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, वह
एक अच्छा इंसान की बात करें। कौन है ऐसा नेता? भैया इंडिया गठबंधन में, हाँ, तेजस्वी यादव। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव आप इतना करते हैं, इतना तो भगवान का नाम सर, इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी यादव ही तो नेता है। आपसे इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव ही तो नेता है। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी हैं। हाँ, बिहार के नेता थोड़ी राहुल गांधी हैं। सुनिए ना सर, हाँ, इंडिया गठबंधन में माले हैं, इंडिया गठबंधन में सीपीआई है, इंडिया गठबंधन में सीपीएम है, इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी है, निषाद साहब का पार्टी है, जिनकी पार्टी है, नाम भी याद नहीं उनके आप गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव को नहीं गिना रहे, आरजेडी को नहीं गिना रहे। सुने आप, मतलब आरजेडी से तेजस्वी यादव से ऐसी क्या नाराजगी? अच्छा, एक बात बताइए, आप ही लोग तय कर दीजिएगा नाराजगी और मोहब्बत। आप तय करके बता दीजिए। मोहब्बत होगा हमको। मोहब्बत से मेरा एक सवाल ले लीजिए। मोहब्बत से एक सवाल सर, मोहब्बत से सुनिए सर, मैं मोहब्बत का सवाल कर रहा हूँ सर। अब मोहब्बत थोड़ा गड़बड़ा गया। नहीं, अभी नहीं गड़बड़ाया। अरे अभी आप सर 1 मिनट, सिर्फ मुझे 30 सेकंड, मेरी बात सुनिए। 30 सेकंड का आपकी बात। 1 सेकंड हमको। अच्छा चलिए, 1 सेकंड। पहला प्यार है आई बहार है, ये पहले गीत था। अब है छठा सतमा प्यार है आई बहार है, आजा मोरे बालमा नम्मा भी तैयार है। अब मोहब्बत का डिफिनेशन बदल गया। अब मैं आपको मैंने समझा कुछ। अब आप मेरे मोहब्बत के सवाल पे ना, क्योंकि अभी जून 2025 का आपका बयान है, आपने कहा हम तो कांग्रेस और राहुल गांधी के मोहब्बत में पागल हैं। अच्छा, ये आपका बयान है ना सर? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं सर इसीलिए आपके बयान पे पूछ रहा हूँ। वो आपको ट्रक पे नहीं चढ़ने देते अपने, आपकी टिकट, आप जहां से लड़ते हैं आपको कहते हैं पार्टी डिसॉल्व करके हमारे साथ आ जाओ, जब आप पार्टी डिसॉल्व कर देते तो आपको टिकट नहीं देते। तो कैसी मोहब्बत है? एक तरफा प्यार चल रहा है आपका। एक बात बताइए, हमारा लाइव बिहार की जनता और यूथ को लिखने दीजिए ना। राहुल गांधी जी हमसे कितना मोहब्बत करते हैं ये हम जानेंगे कि तीसरा आदमी जान लेगा। ट्रक पे भी नहीं चढ़ने देते आपको। अच्छा, आप यो जान लिए कि राहुल गांधी ट्रक पर चढ़ने नहीं आप वो तो पूरी दुनिया मोदी जी को जितना देखता है उससे ज्यादा पप्पू यादव को वर्ल्ड देखता है। पता है आपको? हाँ, तो इसीलिए तो लोगों ने देखा कि सर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया, जब हमारी गिरफ्तारी कोरोना में की थी ये लोग, राजीव प्रताप रूडी के यहाँ से जब हम एम्बुलेंस निकाले थे 70, तो जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा वर्ल्ड ने लिखा था हैशटैग रिलीज पप्पू यादव। बिल्कुल वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है सर, वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, मैं पहला आदमी हूं जो कभी 1 रुपया किसी चीजों पर खर्च नहीं करता सिवाय गरीब के अलावा। मेरी जिंदगी एक भी आंसू बह ले इस कंट्री में, सर वो पप्पू यादव को पता चले, यदि उसके आंसू ना खत्म हो तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा और उसी दिन मैं इस कंट्री को छोड़ के। नहीं सर, वो उसको देखिए, वो तो मैंने देखा है, मैं खुद जानता हूं। सर आपके आगे में मेरा घर है। सर मैं आया हूं आपके घर, मैंने देखा 450 गरीब आदमी डेली इलाज कराता है सर। उसको, और वो बिहार के नहीं होते हैं सर। वो पप्पू यादव मत बोलिए, वो पूरा देश का होता है। वो पप्पू यादव नहीं, वो अशोक श्रीवास्तव बोल रहा है। मैं आपके घर आया हूं, मैंने देखा है आपके घर के पीछे कितने मरीज थे। वो बात सही है सर, लेकिन सर राजनीतिक तौर पर सर जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो तो सर उसको ट्रक पर चढ़ के प्यार करवाने का क्या मतलब है? सर उसको राहुल गांधी प्यार क्यों नहीं करते सर? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है सर। मैंने हमको किसी से नहीं दिखवाना है और हमको किसी ने नहीं चढ़ने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गिर गए थे और अपने नेता के लिए करे थे। जहां तक टिकट का सवाल है ना, टिकट नहीं, महागठबंधन धर्म को राहुल गांधी जी को निभाना था और लालू यादव जी को पता नहीं क्यों टिकट, मधेपुरा से हमको चुनाव नहीं लड़ना था। मैं लड़ूंगा तो पूर्णिया लड़ूंगा। राहुल जी की सीटें 19 थी पिछली बार, अभी भी सबको पता है कि बड़ा जो है वो आरजेडी है। और आपका बयान आता है अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो मुझे बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। 70 सीट कांग्रेस को वो मिली थी जो शहर की थी और तेजस्वी यादव जी वो सीट जीते जहां बीजेपी हनुमान को खड़ा करके नीतीश को बर्बाद करना चाहते थे। ठीक है, तो हनुमान को खड़ा किए वो जदयू के सीट पर। तो बीजेपी की एक भी सीट पर कांग्रेस तेजस्वी जी नहीं जीते, जदयू के लगभग सीटों पर तेजस्वी जी जीत गए। जहां से मैं आता हूं सीमांचल, कोसी और मिथिला, उस इलाके में तेजस्वी यादव मात्र 2 सीट जीते, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल। वहां पर जदयू आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, कांग्रेस को वो सीट मिली जो सीट बीजेपी की थी और जो सीट
गांव की इन चीजों की नहीं मिली। सर इस चुनाव में हीरो कौन होगा ये भी कौन जानना चुनाव है। में? ये जो बिहार इस चुनाव में हीरो राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी रहेंगे। आप इसको समझ लीजिए, आप इन चीजों को समझिए। क्या बड़ी पार्टी एक कांग्रेस सच आदमी है, बेबाक बोलता है, डर नहीं है। मैं कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेता हूं आपके लिए। मेरा सवाल ये है कि एक पत्रकार को आप पैसे दे रहे थे और पत्रकार जब सवाल पूछ रहा था तो आपने उसके हाथ में पैसे रखा, उसके बाद पत्रकार का वो टोन टेनर बदल गया और वो आपके जयकार करते हुए आगे गया। तो पहला ये कि आपने पत्रकार को क्या पैसे दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा, अभी आपने अपनी उसी सोशल मीडिया पे है कि आप रोज 10 लाख रुपए बांटते हैं। तो ये 10 लाख रुपए बांटने का सोर्स कहां से है और क्या इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो आप बिहार में हैं तो क्या आप पैसे बांट रहे हैं? आपको पता है कि ब्लॉक में और जिला में जो पत्रकार को 6,000-4,000 रुपया मिलता है उसकी लाइफ क्या है, ये तय करेंगे पत्रकार के बारे में। तो सर, और सुनिए सर, हाँ, मेरी तो बात, सर वो अगर आप उस फील्ड में आए आपको पता है कि उसकी सर, तो आप नेताओं से थोड़ी पैसे लेंगे सर। दूसरी अगर चीज, पत्रकार नेता से पैसे लेने लगेगा तो बचेगा क्या? मेरी बात समझिए ना सर, पत्रकार यदि बड़ा बड़ा घराना यदि पूंजीपति और पैसे से लेकर के अपना सोशल मीडिया चलाए तब बच रहा है। एक बात सुनिए, अब ये हमको कह रहा है पैसा से इंडिया, अब इनको पते नहीं है कि मेरा बाप दादा को कितना जमीन था। दरभंगा में हम अपने जमीन पर जाते थे और भागलपुर अपने जमीन पर जाते थे। अब आप हमको एक बात बताइए, मेरे फादर, मेरे पापा चुनाव लड़े 2 बार एमपी का, मधेपुरा से, सिंहेश्वर से एमएलए का। हमारी मां लड़ी, कुछ वोट से हार गई पूर्णिया से। अब मेरा जो कैरेक्टर है ये प्रश्न कर दे कि भैया 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया 90 से तो बांट नहीं रहे, पैसा तो सब दिन से हम बांटे हैं, मदद किए हैं। और हम पटना बाढ़ में लोगों को खाना खिलाए, चुनाव लड़ने हम गए तो हमको भी हरा दिया और हमारे कैंडिडेट को 8,000 वोट दिया। हम क्या बोले, बुर्बक। सर सेवा में आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। आप मेरा नाम अनुराग वर्मा है। निश्चित रूप से आप बिहार के जमीन से जुड़े हुए, क्या इस देश में इतना ज़्यादा ज़मीनी नेता कोई नहीं होगा जिसे जनता प्यार करती है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ चुनावी समर में जिन लोगों के साथ हैं वो भारत के राजनीतिक राजवंश के राजकुमार हैं, उनके बीच में आप अपने आप को कैसे पाते हैं? एक लाइन खाली मैं आपको बता दूं, उन्होंने 10,000 किलोमीटर पैदल चलना मंजूर किया। वो लगातार लड़ रहे हैं, फाइटिंग कैपेसिटी है। जहां एक जिनको विरासत में मिली, तो विरासत में तो बुलिन देवरा को मिला, सिंधिया को मिला, ठीक, अनुराग को भी मिला, तो लालू यादव के बेटे को मिला, तो कौन सा गुनाह हो गया? मेरा सवाल बस यही है कि जैसे आपने अपनी बात में जो कुछ भी कहा आपने सारा ठीक है, जनता पे फोड़ दिया कि जनता इन मुद्दों पे बात करती है, धर्म पे बात करती है, लेकिन आपके पीछे कारण क्या था कि वो राहुल गांधी को वोट नहीं देती, जो हमेशा 0 लेकर आते हैं इलेक्शंस में। और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में भी राहुल गांधी अपना सिक्का अपना पाएंगे? वो तो कह चुके हैं बिहार में, बिहार के हीरो राहुल। एक्सपर्ट और हार्डवेयर का पढ़ा हुआ जीनियस लड़का जो वर्ल्ड का टॉपर हो, वो सबसे जीनियस था। कौन सर? राहुल गांधी जी। सर वो सर्टिफिकेट नहीं हमने देखा आज तक, सर्टिफिकेट नहीं देखा सर हमने अभी तक। सर एक बुरा नहीं मानिएगा श्रीवास्तव, कई जगह पर तो दूसरी खबर है जो आप कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा तो मैं आपको बुरा नहीं मानते आप सब। सर बुरा नहीं मानिएगा, बता दूं, एक ही आदमी राहुल गांधी है जिसका सर्टिफिकेट आज तक मोदी और बीजेपी नहीं मांग पाया। सर वो सुन लीजिए ना, हाँ, यदि है हिम्मत तो मांग ले सर्टिफिकेट राहुल गांधी का। मैं आपको सीधा कहता हूं, हार्डवेयर और एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ वो जीनियस, वो व्यक्ति जब आता है, जब उसने अपने स्पीच में कहा था कि जब मैं स्कूल में था तो दादी जब डेथ की थी तो प्रिंसिपल बुलाया था। सुनिए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब कुछ चीजें सोच कंप्लीट इमोशनल हो जाता है। ओके, चीजें सेंटीमेंट में बदल जाती, इमोशंस होता है। चलिए सर, मेरे पास समय खत्म हो गया है। पप्पू जी से अभी बहुत सारी बातें हो सकती थी, वैसे भी वो बड़े वोकल है, खूब खुलकर बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की सीमा है। हमारे अगले मेहमान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। आप और को बुलाए? नहीं सर, अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा सर, पप्पू जी के साथ बातचीत। अभी हम आपसे पटना में भी बातचीत करेंगे, ऐसे ही बातचीत करेंगे और 1 घंटे करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, पप्पू जी ने पूरे लंबे इंटरव्यू में
एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार कहा लालू यादव के बेटे, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। जौहरी है, अब सबका इसके नाम बारे में लेना। बताएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। थैंक यू।